नमस्कार आप सभी को। मेरा नाम शिरीन है और मैं पीस विजिल की तरफ से आप सबका स्वागत करती हूँ। पीस विजिल शांति पर काम करने वाली संस्था है। हमारा विश्वास है कि हम अन्याय के विरुद्ध होने वाले संघर्षों के बारे में जितना जानेंगे उतने ही सक्षम बन सकेंगे अन्याय से लड़ने के लिए। इसी बात को ध्यान में रखते हुए हम आपकी मुलाकात ऐसे लोगों से कराते हैं जो दिल से और पूरी मेहनत से समाज को बेहतर बनाने में लगे हैं। ऐसे ही एक शख्स हैं प्रोफेसर विपिन त्रिपाठी, जिनसे आज हम आपकी मुलाकात करा रहे हैं। प्रोफेसर विपिन त्रिपाठी कई दशकों से सांप्रदायिकता के खिलाफ जन जागृति में जुटे हैं। सवाल यह उठता है कि इसका मतलब क्या हुआ। जैसे मैं आपसे कहूं कि हिंदू मुस्लिम भाई भाई आपस में मत लड़ो, ऐसी अच्छी और सच्ची बातें। पर अगर मैं आपसे कहूं कि आपकी सरकार आपके श्रम को, मतलब आप जो मेहनत करते हैं, उसे कुछ मुट्ठी भर लोगों के फायदे के लिए इस्तेमाल कर रही है, वो अमीर होते जा रहे हैं और आप गरीब, वो आपके सरकारी हॉस्पिटल, स्कूल, राशन, रेलवे, सभी वो सेवाएं जो कि आपके लिए शुरू की गई थी एक आजाद हिंदुस्तान में, उन सबको प्राइवेट हाथों में दे रही है। उन प्राइवेट हाथों में जो दुनिया के सबसे अमीर लोगों के हाथ हैं, ताकि वो ये सेवाएं आपको बेच सकें, उससे खूब मुनाफा कमा सकें, जबकि आपकी नौकरियां जा रही हैं, खेत जा रहे हैं, आपके बच्चों की शिक्षा जा रही है। आप बीमार होते हुए भी डॉक्टर के पास नहीं जा सकते क्योंकि उसकी फीस और दवाई के पैसे आपके पास नहीं हैं। दिन रात काम करने के बाद भी आपके पास पर्याप्त साधन नहीं है, पर आप इसके बारे में कुछ नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि आप बांट दिए गए हैं। और बंटे हुए लोगों को कठपुतली बनाना और उनका शोषण करना आसान होता है। आपकी सरकार, टेलीविजन और व्हाट्सएप आपको बार बार चीख चीख के बताते हैं कि सबसे बड़ी चीज है आपका धर्म, आपकी जाति और आपका राष्ट्र, जिसे वो परिभाषित करते हैं, आप नहीं। थाली पीटना पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट पीपीई की मांग से कहीं ज्यादा जरूरी है, हो जाता है। गौ माता आपकी नौकरी की जरूरत से ज्यादा आवश्यक हो जाती हैं। गोबर आपके हॉस्पिटल और स्कूल से ज्यादा मायने रखने लगता है। तो कोई अगर आपसे बात करके ये समझाए कि असल में जो आपको बताया जा रहा है वो झूठ है, एक तरीका है आपको लूटने का, जिन लोगों को सरकार, टीवी, व्हाट्सएप और फेसबुक आपका दुश्मन बता रहे हैं, वो तो आप जैसे ही आम इंसान हैं। धर्म और राष्ट्र के दुश्मन वो नहीं जिनका नाम आपसे अलग है, या वो आपसे कुछ अलग खा लेते हैं या आपसे कुछ अलग पहन लेते हैं, बल्कि धर्म और राष्ट्र के दुश्मन वो हैं जो आपको लूटकर आप पर राज कर रहे हैं। यही बातें समझाते हैं प्रोफेसर विपिन त्रिपाठी। बिंदुओं को जोड़ते हैं, लोगों के भ्रम तोड़ते हैं, उनमें एकता के बीज बोते हैं, बात की गहराई में जाकर। सिर्फ इतना नहीं कहते कि हिंदू मुस्लिम भाई भाई। दूसरी बात, मुझे नहीं पता कि प्रोफेसर विपिन त्रिपाठी ट्वीट करते हैं या नहीं, पर मैं ये जरूर जानती हूँ कि 1990 से अब तक वो गलियों में, मोहल्लों में, शहरों में, गांवों में जाकर लोगों से मिलकर उन्हें ये बात समझाते हैं, जो कि मुझे लगता है ट्वीट करने से कहीं ज्यादा मुश्किल काम है। तो आइए बात करते हैं उनसे और जानते हैं उनके जीवन के बारे में। ये भी जानते हैं कि उन्हें क्या लगता है कि बात समझने के बाद क्या करना होगा कि शोषण खत्म हो। दिल्ली के मोहल्लों के आम लोग जिस तरह सीएए के विरुद्ध सड़कों पर उतर आए, उनकी कहानी में विपिन त्रिपाठी का भी हिस्सा है, क्योंकि इन्हीं मोहल्लों में वो सालों से काम करते आए हैं। अब आगे और क्या किया जा सकता है, संघर्ष का अगला पड़ाव क्या होना चाहिए, इस पर हम बात करना चाहेंगे। प्रोफेसर त्रिपाठी, आपका स्वागत है और सभी सुनने वालों का भी।
तो प्रोफेसर त्रिपाठी, सबसे पहले तो हम ये जानना चाहेंगे आपसे, मैं आपका माइक ऑन कर दूं और आपका वीडियो भी, पहले सवाल के लिए मैं आपसे सबसे पहले ये सवाल पूछना चाहूंगी प्रोफेसर त्रिपाठी, मैं जानना चाहूंगी कि आपके बचपन और परवरिश से क्या ये हम कह सकते हैं कि किसी बच्चे के पालन पोषण से और उसकी शिक्षा से इस बात में सफलता मिल सकती है कि वो बाद में बड़ा होकर सांप्रदायिक ना बन सके? आपके जीवन को देखकर आप क्या कहेंगे? मैं कोई उसूल या सिद्धांत तो इस पर नहीं बना सकता, लेकिन मेरे साथ जाती तौर पर जो चीजें गुजरी हैं, जिस दौर से मैं इवॉल्व हुआ, उस पे इस दौर का असर है। बचपन में मैं सरकारी स्कूल में पढ़ता था। हमारे 5 कक्षाओं के एक ही टीचर थे, मौलवी अहमद बख्श। 5 वक्त की नमाज पढ़ते थे, बड़े सरल सच्चे। मैंने जिंदगी में कभी उनको झूठ बोलते देखा नहीं और ना भेदभाव करते देखा। तो जब मैं दाखिला लेने के लिए स्कूल गया तो उन्होंने अपनी गोद में मुझे बिठाया और पट्टी लेके गया था। एक कांच की दबात में खड़िया थी, कलम थी, तो उन्होंने सबसे पहले गोद में लेके मुझे बिठाया, लिखाया श्री सरस्वती नमः। मेरी बहन भी साथ में दाखिला लेने गई थी, मेरे से 1 साल बड़ी थी वो, तो उससे भी लिखवाया। और रत्ती भर फर्क उनके दिमाग में लड़के लड़की का, हिंदू मुसलमान का, छोटी जात बड़ी जात का नहीं था। कहते थे कि ठीक है, अपने अपने घर से फट्टी लेके सब आएंगे, बैठे अपनी अपनी फट्टी पर बैठेंगे, लेकिन यहाँ कोई छुआछूत नहीं चलना है। फिर हमारे घर में 1 1.5 साल के बाद मेरे पिताजी एक फोटो खरीद के ले आए भगवान राम का। तो मैंने जाके कहा, मैं अक्सर अपने घर की बातें उनसे कहता था, तो बड़े प्यार से वो सुनते थे और कुछ उसके बारे में कह देते थे। कहने लगे क्या लेके आए? हमने कहा कि एक बड़ी सी तस्वीर बना के खरीद के लाए बाजार से। बोले कितनी बड़ी है? तो उन्होंने बताया कि इस आकार की है। तो उन्होंने एक गजरा बनाया। गजरा कहते हैं माला को, जो कागज की बनाई उन्होंने, लाल और हरे और सफेद कागज की माला बनाई और वो आए, उसको पहना गया। हमारे घर कभी नहीं आए थे। और जो मेरे पिताजी ने माला, जो मूर्ति टांग रखी थी, वो घर के बाहर एक छोटा सा कमरा था जिसमें गांव के लोग आके उनसे बातचीत करते थे, बैठक कहलाती थी, उसमें लगी थी। वो वहीं से लगा के चले गए। वो शख्स जो 5 वक्त नमाज अदा करता है और कुरान शरीफ में अल्लाह ताला का तस्वुर है, लेकिन कोई इमेजिनेशन नहीं है, यहाँ तक कि पैगंबर मोहम्मद के बारे में भी नहीं है। और हर चीज को बहुत अकीदे से, इन चीजों पे उनका अकीदा था। लेकिन वही मौलवी साहब हमारे घर में बड़ी श्रद्धा से भगवान राम की मूर्ति पर चढ़ा गए। और ये बात तो उनकी शक्ल मेरे से उतरी नहीं, भूली नहीं। इस तरीके से उनके मेरे जिंदगी पे असर पड़े। बाद में मेरी बहन बीमार पड़ गई, तो उसके लिए दुआ करने के लिए पहली मर्तबा घर आए। तो मैं महसूस ये करता हूँ कि मौलवी साहब, हमारे माता पिता ने तो मेरी परवरिश की मेरे से। तो एक घटना मेरी जिंदगी की काफी महत्वपूर्ण है कि एक दिन जब मैं 4ठी कक्षा में पढ़ता था, तो मैं सवेरे स्कूल जाने लगा। तो पिताजी ने मेरी बहन की नब्ज देखी, वो मेरे से 3 साल छोटी है। तो कहने लगे कि 2 फट तक मर जाएगी, इसकी नब्ज खत्म हो रही है। तो मैं स्कूल गया, तो मैंने कहा मास्टर साहब, आज मेरी बहन मर रही है। बोले क्या हुआ? मैंने कहा उसने 3 दिन से नहीं खाया, बड़ी चेचक निकली है, देखा नहीं है उसने, पानी नहीं पी पा रही है, जीभ पे छाले हैं, आंखों पे छाले हैं। तो मौलवी साहब 5वीं कक्षा के बच्चों से कह गए कि छोटे बच्चों को इमला कराओ। और वो मेरे घर आए। घर आए तो बाहर से ही आवाज लगाई। पहला दिन था, मतलब जिंदगी में, उनकी जिंदगी में पहली बार हमारे घर आए। मैं अपनी माँ को बाई कहता हूँ, तो मौलवी साहब तो हमारी बाई से बहुत बड़े से उम्र में। हमने फिर भी आवाज लगाई बाई। तो मेरी बाई बाहर आई, बाई माने माँ। तो बाहर आई और उन्होंने मौलवी साहब के पाँव छुए और रो पड़ी। बोली माँ साहब, आज मेरी बेटी मर रही है। बोले है कहाँ? बोले आंगन में देख लीजिए, ये पड़ी है। तो उनके हाथ में एक लोटा था, उसमें पानी था और नीम के पत्ते कुछ डाल दिए थे। तो उन्होंने अल्लाह ताला से दुआ की और पत्ते का थोड़ा पानी उठाया और छिड़क दिया। मेरी बहन ने थोड़ी सी आंख मिलकाई, ऐसी की, और वो चले गए। दोपहर की नमाज पढ़ने के बाद फिर आए। तो फिर उन्होंने जब ऐसी दुआ की, तो मेरी बहन ने थोड़ा मुंह खोल दिया। तो मेरी माँ से बोले कि इसको सब पानी डाल दो, थोड़ा दूध डाल दो। धीरे धीरे वो आते गए और हमारी बहन बच गई, आज जिंदा है।
कहने का मेरा मकसद ये है कि हिंदुस्तान हमारा जो है, इसमें हिंदुओं के जिस्म में खून तो हिंदू माता पिता का दौड़ता है, लेकिन हमारे दिमाग को बनाया है हमारे मुसलमान उस्तादों ने। उसी प्रकार मुसलमान लोगों के जिस्म में खून भले ही उनके मुस्लिम माता पिता का दौड़ता है, लेकिन उनके दिमाग को बनाया हिंदू शिक्षकों ने। हिंदू किसानों ने अनाज पैदा किया तो मुसलमानों ने खाया, मुसलमान जुलाहों ने कपड़ा पैदा किया तो हिंदुओं ने खाया। इस तरीके से गुथा हुआ समाज है हमारा। हमारी संस्कृति, हमारे मेलजोल, हमारे रहन सहन, तालीम, ये हिंदू मुस्लिम अलग अलग नहीं है। हम लोगों ने ये जो तमाशा खड़ा कर रखा है, तो ये बात मेरी रगों में हमारे मौलवी साहब ने डाली, मेरे पिताजी ने डाली, क्योंकि मेरे पिताजी के अब्बा भी उनके जो गुरु थे, कुश्ती जिनसे उन्होंने सीखी, और उनकी जिंदगी की शुरुआत कुश्ती से ही होती है मेरे अब्बा की। मौलवी है वो अहमद पहलवान, ललितपुर के बहुत बड़े नामी पहलवान थे, यूपी के नंबर 1 पहलवान थे। और जब गांधी जी के संपर्क में मेरे पिताजी आए तो उस्ताद से बोले, अहमद पहलवान से, कि उस्ताद गांधी जी देश की आजादी की लड़ाई लड़ कर क्या रहे हैं गांधी जी? उन्होंने पूछा। उन्होंने कहा गांधी 4-5 बातें कही हैं कि सच बोलना है, खादी पहननी है, गांव में छुआछूत नहीं बरतना है, किसी से बिगाड़ नहीं करानी है, हिंदू मुसलमान का भेद नहीं बरतना है। तो बोलिए काम करते हैं, अपन अखाड़े खुलवाते हैं इलाके में, और अखाड़े में जो लोग कुश्ती लड़ने के लिए सीखने आएंगे उनकी अपन 5 शर्तें लगा देंगे। और इस तरीके से अहमद पहलवान की वजह से हमारे ललितपुर क्षेत्र में, मैं यूपी ललितपुर का रहने वाला हूँ, तो उस पूरे क्षेत्र में अखाड़े खड़े किए गए, उसमें सत्याग्रही पैदा हुए। सबसे पहले जेल जाने वाले आजादी की लड़ाई में हमारे मौलवी, सॉरी, अहमद पहलवान थे। तो इस तरीके का असर माहौल पे पड़ता ही है। ये मैं महसूस करता हूं कि हिंदुस्तान की मिट्टी में जो कारीगर तबके के लोग हैं, शिक्षक तबके के लोग हैं, किसान और छोटे छोटे आर्टिसंस हैं, इन लोगों ने हिंदुस्तान की संस्कृति को गढ़ा है। इसी में से भक्ति आंदोलन खड़ा हुआ है, और भक्ति आंदोलन तो पुरानी बात पड़ गई, कबीर और रहीम तो पुराने पड़ गए, लेकिन मैं तो आज की बात करता हूँ, अपने बचपन से लेकर अभी जिंदगी को अगर आप देखूं, और आज भी हिंदुस्तान के गाँव में, बल्कि यहाँ तक कि हरियाणा मेवात वगैरह में घूमता हूँ इन दिनों में, लगभग आम आदमी की तरबियत इन्हीं संस्कारों से बनी है। ये बात तो बिल्कुल सही आप कह रहे हैं डॉक्टर त्रिपाठी, और ये एक बहुत ही दुखद बात है कि सांप्रदायिकता के चलते वो जो एक गंगा जमनी संस्कृति जिसको हम कहते हैं, जिसमें सभी धर्मों के लोग रहते थे और हर जगह वो आपस में एक दूसरे के साथ मिलते जुलते थे, वो खत्म की जा रही है सिलसिलेवार ढंग से। तो अगर टीचर कोई आपके स्कूल में मुस्लिम होंगे ही नहीं, या आपके गांव में कोई दूसरे धर्म का व्यक्ति होगा ही नहीं, तो आप उसे कैसे जानेंगे? और आप एक ऐसे समय पैदा हुए और पले बढ़े जब वो संभव था, हिंदू मुस्लिम एक दूसरे से मिल सकते थे, चाहे स्कूल हो, यूनिवर्सिटी हो, गांव हो, जो चीज अब खत्म की जा रही है। तो आपने अपने शिक्षक के बारे में बताया, अपने पिताजी के बारे में बताया, उनके उस्ताद जो रहे उनके बारे में बताया, गांधी जी का उन सब पर क्या इन्फ्लुएंस रहा इसके बारे में बताया। मैं आगे थोड़ी बात बढ़ाना चाहूंगी कि जब आप अपने गांव से निकले और बाकी शहरों में पढ़ने गए, जैसे कि लखनऊ हुआ, दिल्ली हुई और आगरा हुई, तो आपने देखा कि आरएसएस जो है उसका शिकंजा काफी मजबूत था उस समय भी, जबकि ये चीजें मतलब आरएसएस उस टाइम बैन था, फिर भी उनकी शाखाएं चलती थी। तो उस समय में जब आपने ये सब देखा, फिर भी आप दृढ़ रह पाए सांप्रदायिकता के खिलाफ, तो इसमें मुझे लगता है कि जो आपकी परवरिश है उसका बहुत बड़ा योगदान रहा। आप थोड़ा बताना चाहेंगे कि किस तरह आरएसएस का शिकंजा काफी मजबूत था उन शहरों में जहां आप गए? ऐसा है कि मैं, मेरा गांव ललितपुर शहर से 30 किलोमीटर दूर है। मेरी प्राइमरी कक्षा 5वीं तक की पढ़ाई तो गांव में हुई। 6वीं क्लास में बगल गांव के दूसरे गांव के स्कूल में जाया करता था, लेकिन फिर मेरे पिताजी ने गांव छोड़ दिया कुछ सालों के लिए, और हम ललितपुर में आके पढ़ने लग गए। ललितपुर में उस वक्त, ये बात है सन 57 की,
तो उस वक्त आरएसएस पे कोई रोक नहीं थी, खुद एक थे, उनकी शाखाएं चलती थी। और अपने कस्बे के ललितपुर शहर के, उस वक्त वो झांसी जिले का हिस्सा हुआ करता था, उस वक्त वहाँ के जो दुकानदार थे वो गांधी जी के बारे में उल्टी बातें कहना, नेहरू जी के बारे में उल्टी बातें कहना और मुसलमानों के बारे में नफरत भड़काना, ऐसा उनका था। और जो मेरे मौसी का बेटा था या और दूसरे रिश्तेदार या दोस्त थे, बहुत सारे लोग शाखाओं में जाते थे। तो धार्मिक, जैसे रामलीला का जब फंक्शन होता था तो उसके जो वॉलंटियर्स होते थे आरएसएस के लोग होते थे। तो ऐसा मुझे महसूस हुआ कि बचपन से मैंने रामायण पढ़ी। मैंने उसी वक्त रामायण भी मैंने पहली मर्तबा जब मैं 10 साल का था, 7वीं कक्षा में पढ़ता था, तब मैंने रामायण पढ़ी। और रामायण मेरी इतनी ज्यादा श्रद्धा थी। और ये लोग राम का नाम लेके गांधी को आलोचना करते थे, हनुमान जी जय हनुमान जी और जय श्री राम हो जाएगा। श्री राम को उस वक्त नहीं बोला जाता था, लेकिन तो इनका राम बिल्कुल मुझे फर्क लगता था कि ये तो बिल्कुल, वरना राम तो सबका है और इन्होंने एक अपना बना रखा है कि कुछ खास कट्टरपंथियों का राम। तो तभी मेरे दिमाग में बात उठ गई थी कि हर हर महादेव और ये अल्लाह अकबर के दो माने हैं। आम जनता के लिए ये ईश्वर को याद करने की चीजें हैं, लेकिन इन दंगाइयों के लिए जुनून पैदा करने की चीज है। जय श्री राम करके बाद में मारने लगे पहले। हाँ, इसमें डॉक्टर त्रिपाठी मुझे एक चीज और याद आती है जो आपसे पिछली कुछ बातचीतों में मैंने सुना कि सिर्फ भगवान ही नहीं बल्कि ऐसे जो हमारे आजादी के सिंबल रहे हैं, जैसे भगत सिंह, रानी लक्ष्मीबाई झांसी की, उन सबको भी आरएसएस ने अपना बना के, कि जैसे वो उनके कोई हिंदुत्ववादी रहे हों, उनको बना के लोगों को उनसे दूर किया। आप जैसे बता रहे थे कि आपको शुरू में लगा कि वो लोग ठीक नहीं हैं, भगत सिंह और रानी लक्ष्मीबाई। लक्ष्मीबाई, मैं झांसी में भी कर रहा था, जहाँ के लक्ष्मीबाई का इस्तेमाल इसलिए करना कि आजादी तो हमें शस्त्रों के जरिए मिली, ठीक है, उसका भी योगदान था, लेकिन गांधी को छोटा कर दिखाने के लिए कि गांधी तो इसको तोड़ने वाला है, उसका देश की आजादी से लिए कोई ताल्लुक नहीं है। जस्ट और पूरी आजादी आंदोलन में सबोटाज भी इन्हीं लोगों ने किया, गांधीयन आंदोलन को और भगत सिंह के आंदोलन को भी। और 1857 में तो खैर इनका वजूद नहीं था, लेकिन जो सबोटाज, गांधीयन मूवमेंट को सबोटाज करने के लिए जो दूसरे क्रांतिकारी हैं या आजादी के सेनानी थे, उनको गांधी के बरक्स खड़ा कर देना, ताकि गांधी पे शैडो पड़ जाए या नेहरू पे शैडो पड़ जाए या आजादी के मेन आंदोलन पर शैडो पड़ जाए, उसके लिए इस्तेमाल किया गया। हालांकि भगत सिंह को झेल नहीं पाए ये लोग, लक्ष्मीबाई को भी बहुत नहीं झेल पाए, लेकिन जब मैं झांसी में पढ़ता था तब उसका इस्तेमाल करते थे। तो डॉक्टर त्रिपाठी, इस सब से ये भी जाहिर होता है कि जो लोग सांप्रदायिकता को फैलाना चाह रहे हैं, जो सांप्रदायिक ताकतें हैं, वो इस बारे में काफी सोच समझ के काम करती हैं, क्योंकि जो आम इंसान होता है वो तो मिली जुली संस्कृति जानता है। वो ये भी जानता है कि अगर रानी लक्ष्मीबाई देश के लिए लड़ी तो साथ में ही उनके जितने सैनिक थे उसमें ज्यादातर आबादी मुसलमानों की थी। उनकी जो सबसे, जिसको राइट हैंड वुमन कहा जा सकता है, वो भी मुसलमान थी। और हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सब मिलकर ही देश के लिए लड़े। तो ये काफी कैलकुलेटेड वे से लोगों के दिमाग को पॉइजन करते हैं। इसमें एक सवाल अभी बीच में आया है, हम सवाल जवाब की श्रृंखला जारी रखेंगे, पर एक सवाल हमारी एक सपोर्टर हैं पीस विजिल की, वो अंग्रेजी भाषा जानती हैं, हिंदी समझती हैं पर लिख नहीं पाती हैं। तो उन्होंने लिखा है अंग्रेजी में, Sir, I have never seen my father doing any religious discrimination in my childhood, but in the last 4 or 5 years, he is becoming Islamophobic. I believe for a middle class person like me, internet and television has played a huge role making the perspective. बेटे, ये मेरा भी तजुर्बा है। वो ये बहुत सही सवाल उठाया है इन्होंने कि बहुत सारे लोग जो, जब मेरा बचपन था उस वक्त कम्युनल नहीं थे, शाखाओं में नहीं जाते थे। बहुत सारे जैसे आईआईटी के विद्यार्थी हैं, उस वक्त ये शाखाओं में नहीं जाते थे, उसने कम्युनलाइज नहीं थे। लेकिन ओवर द ईयर्स, जब से ये खासतौर से राम टेम्पल मूवमेंट खड़ा हुआ, तब से एक आंधी सी उभर के आई है और उसमें बह गए हैं।
ये बात बहुत सही है। बहुत सारे गांधीयों को मैंने देखा है बहकते हुए। ये जैसे ये ग्रेट ट्रेजेडी है। यहाँ तक कि गांधीयन संस्था, यहाँ पे गांधी पीस फाउंडेशन है, उसमें बहुत अच्छे लोग हैं, लेकिन बीच बीच में उसमें ऐसे ऐसे लोग भी मैंने देखे जो गांधी जी के खिलाफ, जब ये नाथूराम गॉडसे बोलतो है नाटक निकला, तो किसी ने कहा कि वो तो कमेंडेबल है। इस तरीके के लोग गांधीयन सर्कल्स में हैं। ये है, परवर्जन हुआ है, जी अनफॉर्चुनेट है। जी, क्योंकि आपने राम मंदिर की बात करी तो मैं थोड़ा सा लोगों को इतिहास बताना चाहूंगी आपका, जिन लोगों को नहीं पता है कि 1989 में भागलपुर जिला जो है बिहार का, उसमें ये राम मंदिर को लेकर ही जो शिलान्यास का पूरा ये वीएचपी ने शुरू किया था, और उसके चलते 1000 से ज्यादा लोग तब मरे थे दंगों में, जो दंगे कराए गए थे हिंदू मुसलमानों के बीच में। और तभी से आपने सांप्रदायिकता के विरुद्ध काम शुरू किया था। ये जो पूरा राम टेम्पल मूवमेंट जिसे कहा जाता है, उसका एक तरह से कहा जा सकता है कि उस समय इसके ऊपर लेकर हिंसा शुरू हुई और भागलपुर में ये हुई। तो जब आपने अपना जो काम शुरू किया सांप्रदायिकता के विरुद्ध, उसमें मुझे थोड़ी सी आप जानकारी और दें, और लोगों को भी, कि क्यों आपने शुरू किया, कैसे शुरू किया, और कैसे ये राम मंदिर से ही रिलेटेड सब है। क्योंकि मुझे पता है कि सद्भाव मिशन 1990 में शुरू हुआ था, जो संस्था है, जिस संस्था के साथ आप जुड़े हुए हैं। जी, ऐसा है कि मैं आईआईटी दिल्ली में नौकरी करता था और 1 साल की सैबेटिकल लीव लेके मैं अमेरिका गया हुआ था 1989 में। तो जब मैं अमेरिका में था तो एक दिन अखबार में खबर पढ़ी कि भागलपुर में दंगा हुआ है, 450 लोग मारे गए। मैं मेरा बड़ा तकलीफ मुझे हुई, लेकिन मैं कुछ खामोश रह गया। एक दिन मैं चला गया मिलने अपने एक मित्र से, वो बुई स्टेट यूनिवर्सिटी में मैथमेटिक्स के प्रोफेसर थे, सदानंद श्रीवास्तव। अब तो उनकी डेथ हो गई। तो उनके घर गया तो बोले कि भाई कुछ देर पहले प्रोफेसर द्विवेदी आए थे, वो पॉलिटिकल साइंस के प्रोफेसर हैं वेल्स यूनिवर्सिटी कनाडा में। तो हमने कहा क्या कह रहे थे, मैं भी जानता था उनको, द्विवेदी को। बोले वो अभी मिल के आए एम्बेसडर साहब से। तो हमने कहा क्या कहा? करण सिंह एम्बेसडर थे। तो बोले करण सिंह ने ये कहा कि मैं अभी हिंदुस्तान गया था और विश्व हिंदू परिषद के लोगों से मिला। तो मैंने कहा कि भाई ये बाबरी मस्जिद को गिराओ मत, ये नफरत के नमूने हैं, इनको रहने दो ताकि आगे आने वाली नस्लें इससे एजिटेट होती रहें। ये मेरी जिंदगी का इतना कड़वा दिन था, इतना तकलीफ देह मुझे लगा कि हम मंदिरों मस्जिदों को नफरत के सिंबल के रूप में याद करेंगे। और ये बात मुझे बड़ी चुभ गई। मैं उनसे बात करके अपने बहन के घर चला गया। मेरी बहन अमेरिका में रहती, उसी क्या में रुका हुआ था। मैंने रात में एक खत लिखा एम्बेसडर के नाम, सवेरे 50 लोगों को उसकी कॉपियां बनाई और डाक से भेज दी, और मैंने टिकट कटाया, 3 हफ्ते की छुट्टी लेके हिंदुस्तान आया कि देखो माहौल कैसा है। तो पता लगा कि हमारे आईआईटी में रामशिला पूजन हुआ है। फिर दिल्ली में एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस चल रही थी, उसमें बड़े बड़े प्रोफेसर देश दुनिया के आए हुए थे, ज्यादातर इंडियन ओरिजिन के थे। तो उसमें एक हमारे मित्र थे, वो एक इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर थे, और मैंने वो चिट्ठी जो अमेरिका में दोस्तों को भेजी थी उनको भी दे दी। तो कहने लगे कि भाई देशपाठी जी, ये 1000 साल की एक्शन का रिएक्शन है, जो जुल्म हुआ है हिंदुओं पे उसकी प्रतिक्रिया है, ये जो भागलपुर का दंगा है। मैंने उनसे कहा कि डॉक्टर साहब, भागलपुर में जो लोग मरे हैं वो तो कारीगर और मजदूर तबके के लोग मरे हैं, और इनके बाप दादे भी उन 1000 वर्षों का जिनका जिक्र कर रहे हैं, चाहे वो हिंदू राजा रहा हो चाहे मुसलमान राजा रहा हो, उस जमाने में भी मजदूर कारीगरी रहे होंगे। तो वो हमारे मित्र जरा समझदार थे, बोले बात तो तुम्हारी ठीक है। मैं अमेरिका पहुंचा लौट के, तो वहां पे एनआईएच में हमारे कुछ साथी थे, तो उन्होंने कहा कि आप लंच पे आना और वहां पे बाकी हिंदुस्तानियों से मुलाकात कराएंगे, क्योंकि हम तब एक कैंपेन चला रहे थे इसी पे रामशिला पूजन के खिलाफ। तो वहां पे कुछ डॉक्टरों ने हमसे यही बात कही। यानी अजीब किस्म का आर्गूमेंट, कहां से ओरिजिन होता है, अडवाणी जी से शुरुआत होती है और पूरी दुनिया के नेटवर्क के जरिए ये पूरी दुनिया में फैल जाता है। तो मैंने
एक पहली बात तो नजर में मेरे आई कि हम लोग अपनी नजरों पे ये जो पर्दा पड़ गया है कि बादशाहों को भी शक्लें देखने लग गए हैं मजदूरों में, जो एक्सप्लॉइटेड है उसमें एक्सप्लॉइटर्स की तस्वीरें देखने लग गए, वो भी मनगढ़ंत तस्वीरें। ये चीज बड़ी खौफनाक थी। और फिर दूसरा मुझे लगा कि हिंदुस्तान मजहब का मुल्क है, लोग ईश्वर की, और उनके लिए ईश्वर में अल्लाह में फर्क नहीं हमारे हिंदुस्तान के अवाम में। लेकिन अजीब चीज पैदा कर दी गई है कि उनको हमने नफरत का एक अड्डा बना रखा है। रामशिला पूजन जहां जहां हुआ है वो सारे के सारे मंदिर उन नारों से गूंजते थे, जो दंगाई नारे लगाते थे, जय श्री राम जय श्री राम। बाबर की औलादों से बदला लेंगे। दिल्ली में जब मैंने पोस्टर देखे, आदमकद पोस्टर, बाबर की औलादों से बदला लेंगे। और उसकी आप जरा इमेजिन करो कि कोटा में जब हमने बैठक की, उसमें सिटिंग जज आए हुए थे, तो कहने लगे कि ये तो मसला कुछ है ही नहीं, ये तो त्रिपाठी जी सरी के कुछ छद्म स्यूडो सेकुलरिस्ट हैं, उन लोगों ने खड़ा कर रखा है। इसमें तीन बातें हैं। पहली बात तो ये कि आप चेक कर ले कि शख्सियत किसकी बड़ी है, राम की शख्सियत बड़ी है कि बाबर की शख्सियत बड़ी है। जाहिर है कि राम की शख्सियत बड़ी है, लिहाजा मंदिर राम का बनना चाहिए। दूसरी बात बोले कि मस्जिदों के इधर से उधर शिफ्ट होने के एग्जाम्पल्स हैं, लेकिन अगर मैं कोटा में पैदा हूं तो मेरी बर्थ प्लेस तो कोटा ही रहेगी। तो भगवान राम वहां पैदा हुए तो वो तो जन्मभूमि वहीं वहीं रहेगी, इसलिए मस्जिद शिफ्ट कर ली जाए राम का। एक और कोई बात नहीं। फिर मेरा वक्त आया तो मैंने कहा, हमने कहा एक तीसरी बात आप भूल गए। बात यह है कि एक आदमी की जिंदगी, खासतौर से मेहनत की जिंदगी, मंदिर मस्जिद से बड़ी है। अगर आप उसको जलील किए बगैर, उसको ह्यूमिलिएट किए बगैर मंदिर मस्जिद नहीं बना सकते तो ना बनाएं। वैसे भी धर्म के दो रुख रहे हैं। इलीट क्लास ने बड़े बड़े मंदिर भगवान की इबादत के लिए नहीं बनाए, अपना बड़प्पन जताने के लिए, लोगों के ऊपर अपनी अथॉरिटी थोपने के लिए बनाए। तो सारी की सारी बड़े महल, बड़े बड़े किले, बड़े बड़े मंदिर मस्जिद जो दिखावे के लिए बनाए गए, उनका धर्म से कोई ताल्लुक नहीं है। और ये बात मेरी ग्रैंड डॉटर, मेरी बेटी की बेटी, उसको बड़ी खूबी से समझती है। एक दिन मैं सवाल पूछ दिया उससे, छोटी सी है अभी, अनन्या 10 साल की है, 11 साल की। तो मैंने कहा कि बेटा, भगवान राम जब लंका जा रहे थे रावण को मारने, तो उन्होंने रामेश्वरम में एक मिट्टी की भगवान शंकर की एक मूर्ति बनाई और उस पर फूल वूल चढ़ाए और फिर चले गए। बाद में 1 साल के बाद जब रावण को मार के लौटे और अयोध्या के राजा बने, तो उन्होंने बता उसका मंदिर, बड़ा मंदिर नहीं बनवाया। तो वो मेरी छोटी सी बच्ची भी कहती है नाना जी अच्छा ठीक नहीं बनवाया, मंदिर दिखावे का नहीं होना चाहिए, मिट्टी के मंदिर अच्छा लगता है, मिट्टी की मूर्ति अच्छी लगती है जिसमें हमारा घमंड प्रकट ना हो। तो ये छोटे बच्चे भी समझते हैं, छोटा बच्चा समझ जाता है क्योंकि उसके अंदर जो इमोशन है वो अभी भी प्योर है। जैसे कि अभी डॉक्टर घनश्याम जी आपके वो रह चुके हैं, जी हमारे विद्यार्थी हैं जी, उन्होंने बहुत अच्छी बात लिखी। उन्होंने लिखा है कि दिल कभी भी गलत की गवाही नहीं देता, परंतु दिमाग केवल षड्यंत्र करता है, अहम पैदा करता है। और वो सवाल पूछ रहे हैं क्या ये सही है, और जो आपने अभी कहा उससे बात सिद्ध होती है कि हमारा दिल हमेशा हमें शांति की तरफ, प्रेम की तरफ बढ़ाता है, पर हमारे दिमाग को जो पॉइजन कर दिया जाता है उससे फिर वो धीरे धीरे हमारे दिलों में भी पॉइजन चला जाता है। और मीडिया का इसमें काफी बड़ा रोल है। सही है, सही है, सही। जी डॉक्टर त्रिपाठी, आपने बताया कि जब सद्भाव मिशन शुरू हुआ तो उसमें सबसे पहला काम आपने क्या किया? क्या आप लोगों के पास जा जाके उनसे बात कर रहे थे? क्या आपने पर्चे लिखे? क्या किस तरह से, क्या इसका एम था सद्भाव मिशन का? ये 1990 6 जनवरी को हमारी बैठक हुई मैरीलैंड में। 36 लोग जमा हुए। उसमें कई लोग बाद में मुझे पता लगा कि वो आरएसएस से जुड़े हुए भी थे, वो भी आए थे। तो तय किया कि हम एक सिग्नेचर कैंपेन चलाएंगे और हिंदुस्तान में जो नफरत की आंधी आई हुई है राम जन्मभूमि मंदिर के नाम पे, उसके खिलाफ जो अमेरिका में एनआरआईज हैं उनमें हम एक चेतना पैदा करेंगे। तो इंडिविजुअली जाके लोगों से मुलाकात करेंगे। मैंने लगभग 4000 लोगों से मुलाकात की इन कोर्स ऑफ 2 मंथ्स।
तो उससे हमें टारगेट तो हमारा था कि हम 1000 लोगों की दस्तखत ले लेंगे, लेकिन हमें 825 दस्तखत मिले। लेकिन हमें एहसास हो गया कि बाकी जो 3000 लोग जिनसे हमारी बातचीत हुई और दस्तखत नहीं किए उन्होंने, हालांकि उतने कट्टर नहीं थे, वो धार्मिक द्वेष उतना नहीं था, उन्हीं लोगों में आगे चल के कट्टरता बढ़ी। तो राम टेम्पल मूवमेंट वाज द बिगिनिंग, भागलपुर मैसेकर वाज द बिगिनिंग। एक नई आंधी आने वाली जो थी, खासतौर से एनआरआईज में, रईसों के तबकों में, उनको लगने लगा कि हाँ भाई एक बहुत बड़ा नया पॉलिटिकल फोर्स खड़ा हुआ है और हमारी राजनीति की जो ताकत है वो ये है। हमें इस तरीके से तो सांप्रदायिक ताकतों को संपन्न वर्ग का, पढ़े लिखे वर्ग का जो पेट्रोनेज मिला, जो मदद मिली, उसकी शुरुआत 1989 से होती है और इन कोर्स ऑफ फ्यू इयर्स वो फैल गया। तो हमने एक सिग्नेचर कैंपेन चलाया और कुछ तो थोड़ा कंसोलिडेट हुआ, मतलब ये नहीं कि हमने लोगों के दिल बदल दिए। जिन लोगों ने दस्तखत किए वो पहले से ही खुले सोच के थे, लेकिन एक एक्टिविटी ऐसी चली जिसमें हम जुड़ गए एक दूसरे से, और ज्यादातर लोग वाशिंगटन डीसी के थे क्योंकि हमने वहीं कैंपेन चलाया था। लेकिन कुछ साथियों ने न्यूयॉर्क में कुछ दोस्तों से बातचीत की जो प्रोफेसर थे या रिसर्च वगैरह करते थे, कुछ फ्लोरिडा में थे, कुछ कैलिफोर्निया में थे, तो ऐसे कुछ लोग भी थे। तो लेकिन ज्यादातर वाशिंगटन डीसी के लोग थे। उसमें तमाम संगठनों से हमारी मुलाकात हुई, जैसे संस्कृति एक संगठन है, बंगाली लोगों का है। तो हमें एहसास हुआ कि ज्यादातर संगठन तो यहाँ सांप्रदायिक रुझान के हो गए हैं, लेकिन कई संगठन अभी सांप्रदायिक नहीं है, उनमें संस्कृति है। और यूनिवर्सिटी ऑफ मैरीलैंड के तमाम प्रोफेसर, 7 प्रोफेसर तो फिजिक्स डिपार्टमेंट में थे हिंदुस्तानी ओरिजिन के, उसमें से ज्यादातर इस हमारी मुहिम से जुड़ गए। तो एक हमें फायदा हुआ, जिनको हम कभी जानते भी नहीं थे कि ये कितने सेकुलर माइंडेड हैं, वो लोग इस मुहिम का हिस्सा बन गए। और फिर हमने जब मुलाकात, एम्बेसडर से मुलाकात की और अपनी मेमोरेंडम की कॉपीज जब वीपी सिंह मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री से उनको भेजी, कुछ सांसदों को दी। बाद में मैं हिंदुस्तान लौट कर आया तो फिर हमने रूबरू खुद कई लोगों से मुलाकात की, कई सांसदों से, और फिर यहाँ हिंदुस्तान में कैंपेन चला। तो शुरुआत हमारी एक सिग्नेचर कैंपेन से हुई। हिंदुस्तान में आके हमने यात्राएं निकाली। पहली यात्रा हमारी 1990 में आत्ममंथन यात्रा, जो राजघाट से राष्ट्रपति भवन तक थी। ताज्जुब है कि हम 60-65 लोग थे, लेकिन 60-65 पुलिस आ गई। अजीब माहौल था। हमारी रक्षा के लिए पुलिस आई थी, जबकि हमें जरूरत नहीं थी रक्षा की। मुल्क में जो घृणा का माहौल था, जिसमें दंगाइयों से जनता को बचाना था, वहां पुलिस के पांव कांपते थे और इस तरीके के खैर माहौल ऐसा था। अब वही माहौल अब तुलना करके मैं देखता हूँ कि कहाँ एक अडवाणी जी की रथ यात्रा चल रही थी, जिसकी मुखालफत में हमने यात्रा निकाली थी। तो उनकी यात्राओं में तो रोज रोज 10-10 हजार कई लाख लोग जमा होते थे, और हमारी छोटे मार्च हमने निकाला तो 65 लोग थे हम लोग। तो आई कुड सी कि वी आर आउट नंबर्ड। लेकिन ये मुझे अकीदा था कि हिंदुस्तान की जनता में अगर हम जाएंगे तो दंगाइयों का हुजूम जरूर बहुत बड़ा है, लेकिन आम आदमी अभी भी इंसानियत को पहचानता है। बिल्कुल। और त्रिपाठी जी, ये मैं बताना चाहूंगी लोगों को कि त्रिपाठी जी ने काफी काम अमेरिका में भी जो लोग बसे हुए हैं भारतीय मूल के, उनमें करने की कोशिश की। शुरुआत ही बल्कि उन्होंने वहां से करी थी, क्योंकि वो उस समय वॉशिंगटन डीसी में थे। तो उन्होंने जो भारतीय मूल के लोग डीसी एरिया में थे उनके पास पहुंचने की कोशिश की। 4000 लोगों से मिले, जिसमें से करीबन 800 कुछ लोगों ने साइन करा जो भागलपुर में हुआ उसके खिलाफ पत्र। तो इस बारे में, अमेरिका के बारे में आज हम इतनी बात नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमारा फोकस आज इंडिया में हम कैसे लड़ें उसके बारे में है। पर मैं लोगों को बताना चाहूंगी कि 25 जुलाई को हम गदर मूवमेंट पर एक वेबिनार कर रहे हैं, जिसमें डॉक्टर जगमोहन सिंह जी, जो भगत सिंह जी के भांजे हैं, वो प्रेजेंटेशन देंगे। और गदर मूवमेंट एक ऐसी मूवमेंट है जिसमें जिन्हें हम आज एनआरआई कहते हैं, जो भारतीय मूल के लोग जो बाहर बसे हुए हैं, उन्होंने कैसे भारत को बचाने की
और साम्राज्यवाद के खिलाफ लड़ाई उन्होंने भारत के बाहर से करी, भारत के सपोर्ट में। तो अगर लोग जानना चाहें तो 25 जुलाई को ये गदर मूवमेंट पर हमारी वेबिनार है, आप हमें ईमेल भेज सकते हैं इसमें रजिस्टर करने के लिए। तो डॉक्टर त्रिपाठी, वापस हम आते हैं आपकी बात पर कि एक तो जानना चाहेंगे, कई प्रश्न भी आ रहे हैं, पर मैं पहले ये बात जानना चाहूंगी कि जो आपने बात कही कि जो एक हिडन कम्युनलिज्म होता है, कई लोग आपसे मिलते हैं और कोई आपको लगेगा नहीं कि वो भेदभाव करते हैं, आपके साथ बैठ के वो खाना भी खा लेते हैं, पर जब इस तरह की कोई चीज होती है जैसे कि ये सो कॉल्ड राम टेम्पल मूवमेंट, तब आपको उनके असली रंग पता चलते हैं। जैसा कि आपको पता चला कि डीसी में भी पढ़े लिखे लोग भी और जो संस्कृति का काम कर रहे हैं उनमें भी ये कीड़ा था, और भारत में भी ऐसे लोग हैं, आपने उनका भी रेफरेंस दिया। तो ये जो छुपी हुई सांप्रदायिकता होती है वो हमें लगता है कि वो कहीं शायद ज्यादा खतरनाक है, और उससे लड़ने के लिए जो काम आप करते हैं, गली गली में जाके, मोहल्ले मोहल्ले में जाके लोगों से बात करना, उससे आपको लोगों की जो एक मानसिकता है वो पता चलती होगी। आपको क्या लगता है कि पिछले सालों में वो मानसिकता ज्यादा सांप्रदायिक हुई है, और अगर ऐसा हुआ है तो आपके काम में उसका क्या चैलेंज हुआ है? क्या लोग आप पे ज्यादा गुस्सा होते हैं, आप नहीं बात सुनते हैं, नाराज हो जाते हैं? हुआ है, ये हुआ है। 1989 से लेके 2002 का एक दौर है, 2002 के बाद दूसरा दौर चला चालू होता है। कम्युनलाइजेशन बढ़ता चला गया, 1989 से लेके बाबरी मस्जिद गिराए जाने तक, उसके बाद फिर कुछ जगहों पर टेररिज्म की घटनाएं भी घटना शुरू हुई। उसके पहले टेररिज्म पंजाब और कश्मीर तक महदूद था, लेकिन 1992 के बाद थोड़ा बंबई में और इस प्रकार की चीजों में टेररिज्म शुरू हुआ। इससे फायदे ही फायदा हुआ। वो सारा का सारा टेररिज्म या सांप्रदायिक दंगे, चाहे वो उसमें हिंदू मारे गए हों चाहे मुसलमान मारे गए हों, उसका सारा का सारा फायदा कुल मिला के हिंदुस्तान के सेक्टेरियन फोर्सेस को हुआ, पॉलिटिकल पावर एक्वायर करने के लिए और इलीट क्लास में अपना बेस मजबूत करने के लिए। हिंदुस्तान का व्यापारी तबका कांग्रेस को भी, समाजवादी पार्टी को भी पहले चंदा वंदा दे दिया करता था, बाद में भी देता रहा होगा, लेकिन उसका जो मेन थ्रस्ट आया वो बीजेपी पर आया, एंड वो पीरियड था। 2002 के दंगे ने क्वालिटेटिव असर डाला। मोदी जी उभर के आ गए एक्शन रिएक्शन के हीरो बन के। उनको इसीलिए याद किया जाएगा जब उन्होंने कहा जिस दिन दंगा हुआ गुजरात में कि ये तो न्यूटन का एक्शन रिएक्शन है। मैं अगले दिन क्लास में जब आई थी दिल्ली गया तो मैंने समझाया कि एक्शन रिएक्शन के उलट है ये। तो उसने मैंने मोटी बात ये कही, हमने कहा एक्शन रिएक्शन का जो न्यूटन का गति जो नियम है उसकी 3 बातें हैं। पहली बात तो ये है कि एक्शन और रिएक्शन 2 अलग बॉडीज पे लगता है। बॉडी ए अगर बॉडी बी पर कोई फोर्स लगाती है तो बॉडी बी बॉडी ए पर फोर्स लगाती है, उसको एक्शन रिएक्शन, एक को एक्शन कहेंगे दूसरे को रिएक्शन कहेंगे। दूसरी बात है दोनों का मैग्नीट्यूड। हाँ डॉक्टर त्रिपाठी, ये बात बहुत जरूरी है, और एज अ पीस एजुकेटर मैं इस बात को इतने सुंदर तरीके से कभी नहीं कह पाई जितने सुंदर तरीके से आपने अभी कहा है कि हम कोई बाबर का जो गुस्सा है वो हम जो बेचारा मोहम्मद जो हमारा जो मिट्टी के बर्तन बनाता है उस पर निकाल रहे हैं। और 3 बातें हैं बेटी इसमें। पहली बात कि एक्शन एंड रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होते हैं, जिस वक्त एक्शन होता है उसी वक्त रिएक्शन होता है, डिलेड नहीं होता। तीसरी चीज कि उनका मैग्नीट्यूड बराबर होता है और वो 2 अलग अलग एंटिटीज पर काम करते हैं। ए अगर काम करेगा बॉडी पे तो बॉडी का रिएक्शन ए पर होगा, बॉडी का बी पर नहीं होगा। लेकिन मैंने कहा कि गुजरात में ये तीनों बातें वायलेट हुई। पहली बात ये कि गुजरात में जो ट्रेन में हिंसा हुई जिसमें 57-58 लोग मारे गए, ज्यादातर उसमें हिंदू थे मरने वाले। उनकी तादाद थी 57 लोग। बाद के दंगे जो मरे वो उनकी तादाद थी 2000 और बर्बाद हुए उनकी तादाद थी
1 लाख से ऊपर, जो बहुत बुरी तरह से बर्बाद हुए, घर जला दिए गए जिनके। तो मैग्नीट्यूड वाइज देवर अनइक्वल। दूसरा कि स्पॉन्टेनिटी नहीं थी। यहाँ 27 तारीख को हिंसा हुई, रिएक्शन 2 दिन के बाद हुआ, वेल ऑर्गेनाइज्ड। तीसरी बात, जो लोग ट्रेन में मरे और जो लोग बाद में दंगों में मरे, दे वर द पीपल ऑफ द कंट्री, इंडियन मासेस थे, इलीट नहीं मर गया उसमें जाके। तो इसलिए मैंने कहा कि ये जो एक्शन रिएक्शन का नारा लगा दिया गया गुजरात के मुख्यमंत्री मोदी जी के द्वारा, और वो हिंदुस्तान के इलीट क्लास में सब में फैला दिया, ये सांप्रदायिकता की नई शुरुआत थी। और नतीजा ये निकला कि हमारे टाटा साहब, जो एक जमाने में प्रगतिशील हुआ करते थे, और तमाम हिंदुस्तान का उद्योगपति तबका, हिंदुस्तान के तमाम प्रोफेसरान जो झिझकते थे एक जमाने में, शर्म महसूस करते थे सांप्रदायिक होने में, अब उनके लिए हीरो बनना का एक रास्ता निकल के आया। कई प्रोफेसर, यहाँ प्रोफेसर कपिल कुमार हैं दिल्ली, यहाँ पे इग्नू में हिस्ट्री के प्रोफेसर थे, प्रगतिशील हुआ करते थे एक जमाने में, उनका रंग बदल गया, एंड सो ऑन। तो इस तरीके से हिंदुस्तान के इंटेलेक्चुअल्स में, हिंदुस्तान के अमीर तबकों में गुजरात 2002 ने फिरकावारियत को, सांप्रदायिकता को में एस्टेब्लिश कर दिया। और आप उसकी जरा कॉन्सिडेंस देखें कि 1989 में जब ये रामशिला पूजन का आंदोलन खड़ा किया गया, और उसके बाद विद इन 3 साल के बाद या 2 साल के बाद हिंदुस्तान में नई आर्थिक नीति आ गई। नई आर्थिक नीति की कई लोग तारीफ करते हैं, कई लोग उसकी आलोचना करते हैं, एंड उसमें पॉइंट्स हैं। लेकिन सबसे खतरनाक चीज ये हुई कि वो कंप्यूटर के आने का जमाना था, और नई चीज उसमें क्या हुई, नई चीज उसमें ये हुई कि इंटरनेट आउटसोर्सिंग ये फेज चालू हो गया। तो मीडिया की ये ताकत खड़ी होके आ गई। ये मुझे सबसे पहले तो CNN के जो मालिक हैं, उनकी एक मीटिंग में मैंने उनको सुना था, तब मैं समझ नहीं पाया था कि मीडिया की ताकत क्या ताकत होगी। देन आई रियलाइज्ड कि बाय 2002 हिंदुस्तान का जो जितना नए नए प्राइवेट चैनल खड़े हो गए, उन सारे के सारे प्राइवेट चैनल की मालकियत तो व्यापारियों के हाथ में आ गई। और ये लोग कभी प्रगतिशीलता की कुछ बातें कर लिया करते थे कि सारे साहब बिजनेस डजंट सी कलर और रिलीजन, लेकिन ये सब ऊपरी बातें थी। इनकी रगों में जो नफरत बैठी और मीडिया के जरिए अवाम तक जिसने फैलाया, वो एक मैं समझता हूं कि ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर प्लेड ए वेरी डैमेजिंग रोल इन कम्युनलाइजिंग इंडियन सोसाइटी, और हिंदुस्तान की राजनीति की शक्ल बदली। जी, और इसमें डॉक्टर त्रिपाठी, जो आपने पूंजी का रोल आपने जिसपे अभी टच किया कि कैसे ये जो मीडिया हाउसेस जो हैं वो बिग इंडस्ट्रियलिस्ट्स के द्वारा उनकी ओनरशिप है, और कैसे वो पैसा जो है वो डाइवर्ट किया गया इलेक्शन कैंपेन्स पे। हमारा एक बहुत पॉपुलर वीडियो है बेओबाब रेडवुड एंड नीम। उसमें बेओबाब रेडवुड और नीम में हमने इरफान इंजीनियर, जो कि और भी पीस एजुकेटर है इंडिया में, उनका इंटरव्यू किया, और उन्होंने बताया कि इसमें जो आप इलेक्शन का जो देखेंगे कि जो पैसा खर्च किया है बीजेपी ने उस जमाने में, वो मतलब कि इतना ज्यादा है कि अनइमेजिनेबल है और पॉलिटिकल पार्टी के मुकाबले। तो ये जो थोड़ा सा पूंजी और मीडिया और कम्युनलिज्म का जो लिंक है, उसको आप थोड़ा समझाएं। दूसरी बात ये जानना चाहेंगे कि क्या, और ये एक सवाल है असल में मनन कुमार जी द्वारा, कि प्रोफेसर साहब उन्हें ये लगता है कि उन्हें ये सस्पिशन है कि गांधी जी के मर्डर के बाद जो आरएसएस के फंक्शनरीज थे वो कुछ सरकार में पावरफुल लोगों को इन्फ्लुएंस कर पाए, क्योंकि सरकार में ऐसे लोग थे जो आरएसएस की आइडियोलॉजी को सपोर्ट करते थे। तो इनका मनन साहब का ये कहना है कि शायद आरएसएस इतना फल फूल नहीं पाता अगर उसके सपोर्टर्स विद इन द गवर्नमेंट नहीं होते। Also, do you think that Jayaprakash Narayan committed a big mistake by giving sanctity to RSS during emergency? I know they are all separate questions, but I want to put them forth so that we don't forget that people have asked them. ये बेटी बड़े गंभीर सवाल है।
जी पहली बात तो ये कि जो नेक्सस बिटवीन कम्युनलिज्म, कॉर्पोरेट इंपीरियलिज्म, इसका तो सीधा रिश्ता है। इस वक्त हिंदुस्तान दो बड़ी बीमारियों से जूझ रहा है। बड़ी बीमारी ये है कि हमारे यहाँ की जो अर्थव्यवस्था है उसमें 85% आदमी ऊपर के 15% का सबसर्विएंट है, यानी उनका गुलाम है। उनको उन्होंने किसी काम धंधे में लगा दिया तो आपके काम धंधे चल पड़े, नहीं लगाए तो आप भूखों मरने लग गए। अजीब एक डिपेंडेंस पैदा हो गई है कि जो इकोनॉमिक मेन स्ट्रीम है, पूंजी जिसमें आमदनी जाता है, वो सारी की सारी 15% लोगों का उस पर कब्जा है। और 15% का ही कब्जा नहीं है, 15% में भी जो मुट्ठी भर कॉर्पोरेट करता है, कब्जा है, वो पॉलिटी भी तय करता है। तो एक तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कॉर्पोरेट इंपीरियलिज्म का। दूसरा है उसका इंस्ट्रूमेंट सेक्टेरियनिज्म, और एक लोगों के रहता है। तो इसलिए मैं मानता हूं कि जो ट्विन प्रॉब्लम्स हैं, सांप्रदायिकता एज एन इंस्ट्रूमेंट एंड इंपीरियलिज्म एज द डोमिनेंट फोर्स, इन दोनों को मीडिया मदद पहुंचाता है। और अगर सारे के सारे नकाब उखड़ मीडिया, गए। और अगर मीडिया उन कैपिटलिस्ट द्वारा ही उसकी ओनरशिप है, जी उनको मीडिया चैनल्स को उन्हीं कैपिटलिस्ट ने ओन किया हुआ है, तो ऑब्वियसली वो तो और भी काम आसान हो ही जाएगा उनका। सही है, वही है वो प्रॉब्लम। जी आपने एक सवाल खड़ा किया था जयप्रकाश नारायण के मूवमेंट का। जी अब वो बड़ा एक कठिन सवाल है, क्योंकि उस वक्त जब 1974 में जी गांधी इसमें जयप्रकाश नारायण ने मूवमेंट खड़ा किया, मैं उनकी दिल्ली की रैली में गया था। और मैं ये महसूस करता था कि गुजरात में जो आंदोलन खड़ा हुआ चिमन भाई पटेल के खिलाफ विद्यार्थियों का, वो ठीक आंदोलन था। इंदिरा गांधी की हालांकि मैं इज्जत करता था, लेकिन मैं महसूस करता था कि लोकल जो राज्य की सरकारें हैं उनको इंडिपेंडेंट काम करना चाहिए। तो इसलिए आई हैड सम डिफरेंसेस विद इंदिरा गांधी, लेकिन दो आई वाज है, मतलब इंदिरा गांधी पे मेरी श्रद्धा हुआ करती थी, लेकिन मैं जयप्रकाश नारायण के मूवमेंट की तरफ झुका हुआ था। लेकिन 1974 में जब उन्होंने आरएसएस ने, देशमुख ने, नानाजी देशमुख ने उनका कैंपेन शुरू किया बिहार में, उसको जब ज्वाइन किया और जयप्रकाश नारायण ने जब वो पोजीशन ली, तो उस वक्त मेरा दिमाग एकदम खट्टा पड़ गया और मुझे लगा कि ये चीज ठीक नहीं हुई। और देन आई विथड्रू माई सेल्फ फ्रॉम दैट। हालांकि मैं ना तो इंदिरा गांधी के मूवमेंट में शरीक था, ना मैं जयप्रकाश नारायण के मूवमेंट में शरीक था, लेकिन जस्ट एज एन ऑब्जर्वर मुझे, मैं उस वक्त भी उस आंदोलन को सांप्रदायिक और गैर सांप्रदायिकता के एंगल से ही देखता था। टिल दैट पॉइंट ऑफ टाइम जयप्रकाश नारायण टू मी वाज ए हीरो ऑफ सेक्युलरिज्म, लेकिन दैट वाज ए कंप्रोमाइज दैट आई कुड सी इन हिम, जिसमें आरएसएस को पनपने का मौका मिला, वो आई कुड सी। अब बाद में इमरजेंसी आ गई, इमरजेंसी का तो कोई रैशनल नहीं था, वो जी एक अलग मसला है। जी तो इसलिए आई डोंट वांट टू गेट इनटू इट। लेकिन जयप्रकाश नारायण का वो मूवमेंट मैं मानता हूँ कि उसमें एक नेगेटिव एस्पेक्ट था ये, दो डिस्पाइट जयप्रकाश नारायण की पूरी जिंदगी का कमिटमेंट सेकुलरिज्म के लिए बिल्कुल अनपैरेलल था, लेकिन आई थिंक 1974 ऑनवर्ड्स हिंदुस्तान में जो एक आंधी चालू हुई, जो इवेंचुअली 1989 से फिर एकदम एक्सक्लूसिवली आरएसएस की आंधी होगी, वो उसकी उसमें इस आंदोलन का भी योगदान है। डॉक्टर त्रिपाठी, 1984 में जो हिंसा हुई सिखों के खिलाफ दिल्ली और सराउंडिंग एरियाज, बल्कि और भी भारत के कुछ हिस्सों में, उसके दौरान आपने कैसे काम किया, क्या काम किया? बेटी वो चीज बड़ी गंभीर है। 1984 की जो हिंसा है, इसकी शुरुआत, मतलब पंजाब वाले मसले की शुरुआत दरअसल 1980s में होती है, अर्ली 80s में, जब मैं अमेरिका में रहा करता था। और अमेरिका अफगानिस्तान में एक रशियन ऑक्यूपेशन के खिलाफ कैंपेन चला रहा था ओसामा बिन लादेन के जरिए, और आई कुड सी ए लिंक। तो दिक्कत ये पड़ गई कि मैं आई वॉज प्रीऑक्यूपाइड विद सर्टेन नोशंस अबाउट पंजाब वायलेंस। तो नतीजा ये हुआ कि जब दिल्ली की वायलेंस हुई तो आई वॉज सो ब्लाइंड दैट आई कुड सी कि 3 दिन बाद मुझे एहसास हुआ कि दिल्ली में इस मैग्नीट्यूड की वायलेंस हुई।
and unfortunately I really deeply regret कि I could not play any significant role in averting the violence. मैंने कुछ किया नहीं उसमें, सिवा कैंपस में हमारे 2-4 दोस्त थे, उनसे बात कर ली, लेकिन that is nothing. तो I deeply regret कि वो violence, it was inhuman, sectarian, purely sectarian violence थी, लेकिन I could not play any role in that. So, डॉक्टर त्रिपाठी, ये भी बहुत जरूरी है कि अगर हम सच में दुनिया में बदलाव लाना चाहते हैं, चीजों को बेहतर बनाना चाहते हैं, तो हमारी जहां गलतियां हैं, जहां हमारी कोताही हुई है, उसको भी हम एक्सेप्ट करें, हम एडमिट करें, वो भी बहुत जरूरी है। और इसमें मैं हमेशा से, मैं आपको इतने सालों से जानती हूँ, मैंने हमेशा देखा है कि आपके अंदर वो जो ह्यूमिलिटी है, उससे हम सबको सीखना चाहिए। अगर हमने कुछ नहीं किया है या हमने कुछ गलत किया है, तो उसको भी मान लेने से हम कोई छोटे नहीं हो जाते हैं, एज लॉन्ग एज कि हम उससे कुछ सीख रहे हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इतनी सच्चाई से इस बात का जवाब दिया। एक सवाल आया है डॉक्टर त्रिपाठी, we are always questioned about Kashmiri Pandits. How do you counter this point best? ये बड़ा तकलीफ दे वाली बात है। कश्मीर में 1.5 लाख जब 1989 में कश्मीरी पंडित वहां से डिस्टर्ब कंडीशन की वजह से वैली छोड़ के बाहर निकल के आए, लगभग 40,000 मुसलमान भी आए थे। और दिल्ली में लाजपत नगर में उनका जो एक रिलीफ कैंप था, उसमें जब मिलने गया कश्मीरी पंडितों से, तो हम मुसलमान भी मुझे मिल गए। आई कुड अंडरस्टैंड कि वहाँ का जो 1989 में मिलिटेंसी की शुरुआत हुई, उसकी शुरुआत में पाकिस्तान से आने वाले टेररिस्ट का ज्यादा बड़ा रोल था। लेकिन डिस्टर्ब कंडीशंस की वजह से लोग भागे थे कि उनके काम धंधे बंद हो गए, कई चीजें ठप पड़ गई थी, तो वो लोग चले आए। उन्होंने कहा कि इन कोर्स ऑफ मंथ्स जब चीजें नॉर्मल हो जाएंगी लौट जाएंगे। तो उसमें मुसलमान और कश्मीरी पंडित दोनों आए। कश्मीरी पंडितों से जब मैंने बातचीत की थी रिलीफ कैंप में, और मुसलमानों से भी की थी, तो दोनों में मल्लाल नहीं था एक दूसरे के प्रति। हालांकि ये दे कुड सी द डिस्टिंक्शन कि जो मिलिटेंट हैं वो और कश्मीरी अवाम हैं, दे आर टोटली डिफरेंट। ये कश्मीरी पंडित भी महसूस करते थे। ये बात मैं कह रहा हूँ 1989 की। 1990 में जब अमेरिका गया मैं, अटलांटा में एक मीटिंग हुई, मुझे स्पेशली बुलाया गया, तो कश्मीर पर जो कुछ रेडिकल ग्रुप्स थे उनके लिए आधा दिन का सेशन मिला, और मुझे स्पेशली बुलाया गया था उस पर नॉन वायलेंस पे बोलने के लिए उस कॉन्फ्रेंस में, और मुझे केवल 3 मिनट का टाइम मिला, और वो भी लंच खाते वक्त। तो दैट वाज समथिंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। आई कुड सी के कम से कम कश्मीरी पंडितों के सवाल को प्लेटफॉर्म मिला हुआ है एक्सपोज करने का। लेकिन कश्मीरी अवाम के साथ क्या सलूक हुआ उसके बाद, तो कश्मीरी अवाम का तो कोई रोल ही नहीं था इन द एक्सपल्सन ऑफ कश्मीरी पंडित्स। और जो कश्मीरी पंडित ही अकेले नहीं, साथ में कश्मीरी मुसलमान भी आए थे, और उसके इनका क्या रोल था। इस तरीके से भागलपुर के मजदूर का कोई रोल हिंदुस्तान के किसी मुस्लिम बादशाह के ऑपरेशन से कोई ताल्लुक नहीं था। उसी तरीके से उन टेररिस्ट एक्टिविटीज का ताल्लुक इससे क्या हो नहीं सकता था। तो मैं यही कहना चाहता हूं। और मैं उसके बाद जब कश्मीर गया, कश्मीर के लोगों से बातचीत की, वहां पे कई कश्मीरी पंडित भी जाने लग गए थे। जिस गेस्ट हाउस में मैं ठहरा था, इस्लामिक यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी का गेस्ट हाउस था, उसमें एक कश्मीरी कॉल फैमिली थी, वो प्रोफेसर थी, वो लेडी जम्मू में, वो वहीं थी, वहां ठहरी थी, उनकी लड़कियां भी ठहरी थी। और जितने अपनेपन से वहां के जो मुस्लिम काम करने वाले थे, मुश्ताक और बाकी लोग, मैं तो दंग रह गया कि ये इंडियन कश्मीरी कल्चर है। Despite years of military intervention or terrorist intervention, the relationship of common man with people of other religion has not changed. और खासतौर से जब मैंने देखा कि बिहार के आने वाले हजारों मजदूर केसर की खेती करने के लिए वहां आए हैं, उनके साथ कभी आज तक किसी के साथ दुर्घटना नहीं घटी। आई वाज सरप्राइज्ड। तो कश्मीर के बारे में जो हम लोगों ने तमाशा खड़ा कर रखा है हिंदुस्तान के एलीट ने, जिसके दिमाग में उसको यही लगता है कि अच्छा मौका है, इसका इस्तेमाल करो ताकि कश्मीरी अवाम के रिप्रेशन को बाय द स्टेट
जस्टिफाई किया जा सके कि कुचल के रखो, दबा के रखो। बेसिकली ये जो हमारे रगों में हजारों बरस से ये साम्राज्यवादी मानसिकता है कि दबा के रखो, कुचल के रखो, कभी जात के नाम पे, कभी धर्म के नाम पे, कभी रीजन के नाम पे, वो तमाशा चल रहा है। और साथ ही में डॉक्टर त्रिपाठी, मैं ये भी कहना चाहूंगी, जो कि हम पीस विजुअल के जरिए कहते भी हैं लोगों से, कि अगर कोई आपका आके क्रिटिसिज्म करे कि आप ये तो इनके बारे में कुछ नहीं कर रहे हैं, तो उसके लिए एक टर्म है व्हाट अबाउटरी, कि भाई मैं इसके लिए कर रहा हूँ, आपको अगर बहुत जरूरी लगती है ये बात, आप उस पर करिए, आप अपना शुरू कर दीजिए भाई। अब जैसे वो अनुपम खेर ने शुरू किया था, तो ठीक है, आप करिए जरूर काम, जिस चीज पे आपको लगता है जरूरी आप काम करिए। आप हमारी तरफ क्यों देख रहे हैं कि हमने क्यों नहीं किया? अगर आप इतने उसके लिए आप इतने ज्यादा कमिटेड थे, तो आप 20 साल पहले क्या कर रहे थे, 25 साल पहले आप क्या कर रहे थे, क्यों नहीं बोल रहे थे? आप करिए ना प्लीज, आप करिए और हम साथ देंगे आपका। सही, ये बेटी बात सही है, लेकिन मुझे एक बात कहनी है जी। अनुपम खेर वगैरह जैसे महान लोग हैं, वो अपनी बात करते हैं, कश्मीरी पंडितों के हक में कोई काम कर रहा है, अच्छा कर रहा है, उनके लिए सेटल करना, उनको वापस पहुंचाने के लिए एफर्ट करना, ये जो भी कर रहा है वो देश की सेवा कर रहा है। लेकिन हम जैसे लोग क्यों नहीं कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, समझ लें। हमारा मकसद ये है कि कश्मीर में जी, इट्स ए स्टेट रूल्ड बाय द मिलिट्री, इट्स ए स्टेट रूल्ड बाय द इंपीरियलिस्ट अथॉरिटी, चाहे वो प्रधानमंत्री की अथॉरिटी हो, चाहे वो अमित शाह की अथॉरिटी हो। दीज पीपल आर नॉट सर्विंग द नेशन, दीज पीपल आर, हमारे हिंदुस्तान में हम लोगों ने एक व्यवस्था बनाई जिसको हम स्टेट कहते हैं। स्टेट के बारे में महाभारत के जमाने से बात कही आ रही है कि सत्ता समाज की सेवा के लिए बनी है, इसे इंस्टीट्यूशन नॉट फॉर asserting your authority, उसको गुलाम बनाने की संस्था नहीं, जमात नहीं है, उसका दुरुपयोग कर लिया गया है। तो स्टेट के दो कैरेक्टर हैं, एक उसका इंपीरियलिस्ट कैरेक्टर है, जो सत्ता में पहुंच जाते हैं, वो चाहते हैं कि हम हमारी अथॉरिटी चले, इसका इंस्ट्रूमेंट, इसका एक साधन है ये इंस्टीट्यूशन ऑफ स्टेट। दूसरा, गांधी ने हमें सिखाया कि सत्ता समाज के मेहनत कशों के खून पसीने की कमाई पर टिकती है, लिहाजा उसको अकाउंटेबल होना चाहिए पीपल के प्रति। तो हम कश्मीर में क्या कर रहे हैं, कश्मीर में हमारी मांग ये है कि कश्मीर के अवाम के ऊपर जो पिछले 30 बरस से मिलिट्री बैठी है, आतंकी भी बैठे हैं, आतंकियों की तादाद कुछ हजार है, मिलिट्री की तादाद कुछ लाख है, यानी करीब 100 गुने का फर्क है जी। तो और मिलिट्री को हम तनख्वाह देते हैं, अफसरों को हम तनख्वाह देते हैं, ये काय के लिए तनख्वाह देते हैं? इसलिए नहीं देते हैं तनख्वाह कि आप लोकल लोगों पे शक करके उनके बारे में, और शक हो जाता है किसी भी मुल्क के हिस्से में, अगर मिलिट्री को आप 6 महीने से ज्यादा को तैनात कर देंगे तो जनता में और मिलिट्री के बीच में अविश्वास पैदा होगा, उससे टेररिज्म ही पनपेगा। तो इसलिए मैं समझता हूं कि हम लोग जो कश्मीर में इंसाफ और सच्चाई की हुकूमत चाहते हैं, जो उनके डेमोक्रेटिक राइट्स हैं लोगों के, उनकी बहाली की बात करते हैं, वही लोग सच्चे मामले में कश्मीरी पंडितों की वापसी की कोशिश कर रहे हैं। असली कोशिश वही है। बिल्कुल। और जो कश्मीर की जो संस्कृति है वो तो इतनी मिली जुली है, अगर आप उसके बारे में पढ़ें तो तो जो हमारे लोग यहाँ अटेंड कर रहे हैं, अगर चाहें तो असल में आई थिंक इट इज ऑन द 18th of this month, we are doing a Sufi bhakti जो फीमेल पोएट्स हैं उनके बारे में है, जिसमें कश्मीर की हिंदू और मुसलमान दोनों कवियत्रियों के बारे में हम उसमें बात करेंगे कि कैसे मिली जुली संस्कृति है। और जो कश्मीर में मैंने काम किया उसमें मैंने ये भी जाना कि जो भी कश्मीर में रह गए लोग, और जिसमें ज्यादातर लोग मुसलमान ही हैं, उनका कितना नुकसान होता है रोज। मतलब वो काम पे नहीं जा पाते हैं, उनकी सिक्योरिटी का इतना बड़ा कंसर्न है। तो वो तो जो वहां बच गए हैं, जिनको लोग कह रहे हैं देखो वो कितनी खुशी से रह रहे हैं और हमें निकाल दिया गया, जो वहां बच गए हैं उनका हाल तो और ज्यादा बुरा है। तो अगर सच में हम जी, अगर हम सच में, चाहे वो हिंदू कश्मीरी हो चाहे मुसलमान हो, अगर हम उनके हक की, उनकी जिंदगी को बेहतर बनाने की बात कर रहे हैं, तो जैसा कि डॉक्टर त्रिपाठी ने कहा, कश्मीर में बदलाव की जरूरत है। वहां हम इस तरह से उस पर राज नहीं कर सकते हैं जैसे किया जा रहा है कि उनके कोई राइट्स नहीं है,
कोई डेमोक्रेसी नहीं है वहां पर। अब हम आगे चलते हैं बात सद्भाव मिशन से कंसर्न की, जिसको हम कहेंगे सत्याग्रह है, वो आखिर है क्या? यहाँ एक सवाल आया है, आपके विचार से प्रोग्रेसिव मूवमेंट्स कम्युनलिज्म के आगे हमेशा फेल क्यों हो जाती हैं? मनन जी, इसमें मैं ये कहना चाहूंगी कि मैं इससे थोड़ा सा आपसे डिसएग्री करूंगी, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि एंटी कम्युनल फोर्सेस फेल हो रही हैं। आई थिंक ये एक बहुत लंबा प्रोसेस है, डॉक्टर त्रिपाठी ज्यादा अच्छे से बता पाएंगे। ये एक बहुत लंबा प्रोसेस है और इसके रिजल्ट हम कोई 5 या 10 या 20 साल में नहीं देखेंगे। डॉक्टर त्रिपाठी जो काम कर रहे थे गलियों में, मोहल्लों में, दिल्ली में, उस काम का नतीजा है कि बच्चियां, बच्चे, बड़े, बुजुर्ग सब निकल कर आए एंटी सीएए प्रोटेस्ट में। तो डॉक्टर त्रिपाठी जैसे लोग जो काम कर रहे थे, उनकी ही पीस एजुकेशन का नतीजा है कि लोग निकल के आए सीएए के विरुद्ध। तो डॉक्टर त्रिपाठी, थोड़ा हमें ये बताएं कि क्यों सत्याग्रह जरूरी है, सत्याग्रह क्या है, और आज के परिप्रेक्ष्य भारत के इसकी क्या अहमियत है? ऐसा है कि जो रियल स्ट्रगल पिछले 100 बरस से चल रहा है हिंदुस्तान में और दुनिया के तमाम मुल्कों में, वो स्टेट के सवाल पर है। गांधी ने हमें क्या सिखाया? गांधी ने सिखाया कि जितनी भी बड़े बड़े जुल्म हैं वो स्टेट की अथॉरिटी टिकाती है उनको। नॉट ओनली गांधी ने सिखाया, बल्कि अगर हम ईसा मसीह तक पहुंच जाएं जरा, तो ईसा मसीह मरे क्यों? क्यों क्रूसिफाई हो गए, सूली पे क्यों लटक गए? वो आदमी जो कहता है कि अगर आपके दाएं गाल पे कोई थप्पड़ मारा है तो बाएं गाल भी कर दो, और वही आदमी जब चर्च में जाता है तो विद्रोह कर बैठता है और उसको 33 साल की उम्र में सूली पे लटका दिया जाता है। पैगंबर मोहम्मद के बारे में भी अगर अपन गौर करें तो वो यही कहते हैं, जब कुरान शरीफ उन पर नाजिल हुई तो मुसलमानों को, यानी कुरान को मानने वालों को, वहाँ के कुरैश कबीला के लोग तंग करने लग गए। तो लोगों से कहा कि भाई तुम आपस में झगड़ो मत और तुम लोग चले जाओ, जो कुरान मानने वाले हैं, मदीना चले जाओ, पैदल चले जाओ, 300 मील का फासला तय करके चले जाओ। कोई ठिकाना नहीं था, क्या क्या खाएंगे पिएंगे, कहाँ रहेंगे, फिर भी चले गए, ताकि अवॉइड करो, आपस में लड़ो मत। और वही पैगंबर मोहम्मद ने जब हुदैबिया करार किया, कई सालों के बाद लौट कर आए, तो नतीजा ये निकला, एक साथ ही वापस लौटने को तैयार नहीं था। तो बाद में खैर मक्का फतेह हुआ, जिसमें खून की एक बूंद नहीं गिरी। कहने का मेरा मकसद है कि मोहम्मद ने सिखाया कि जितने भी बड़े बड़े जुल्म होते हैं उनको अथॉरिटी ऑफ द स्टेट टिकाती है। लिहाजा डायरेक्ट ऑल योर स्ट्रगल्स नॉट अगेंस्ट सिटीजन्स बट अगेंस्ट द स्टेट। ईसा मसीह ने यही सिखाया, गांधी ने यही सिखाया। दक्षिण अफ्रीका में एक दिन गांधी जी पैदल जा रहे थे, तो सामने से 2 अंग्रेज आ रहे थे। अंग्रेज आ रहे थे तो गांधी जी को लात मारी, जमीन पे गिर गए। टांगे में एक आदमी आ रहा था अंग्रेज, उनका गांधी जी मेरे साथ पुलिस स्टेशन चलो, इनकी शिकायत करेंगे, तुम्हारे साथ बड़ा जुल्म किया इन्होंने। उन्होंने कहा नहीं, हमें इनसे कोई शिकायत नहीं है। रंग भेद यहाँ के कानून में है, हमारी लड़ाई तो सरकार से है, स्टेट से है, और यह सत्याग्रह की बुनियादी बात है। इस वक्त हमारे सामने जो चुनौती है वो ये है कि ये आरएसएस इज वेरी डिफरेंट देन द आरएसएस व्हेन इट इज इन पावर। ये स्टेट को रिप्रेजेंट करती है, स्टेट की अथॉरिटी को चलाती है, और ये हमारे लिए गंभीर चुनौती की बात है। तो हमारे लिए करना यह है कि सरकार ने जो भी कश्मीर के सवाल पे या सीएए के सवाल पे पिछले साल जो कानून बनाए, उन कानूनों में जुल्म है, वो कानून गलत है, वो हिंदुस्तान के इलीट क्लास को बेपनाह ताकत देते हैं टू रिप्रेस द राइट्स ऑफ कॉमन मैन। उनका वजूद को मिट्टी में मिलाने के लिए है वो। तो ये आंदोलन की बड़ी खासियत रही, सत्याग्रह आंदोलन की, जो लड़कियों ने चलाया दिल्ली में, शाहीन बाग में और तमाम जगहों पे, कि दैट उन्होंने किसी के मुंह से कोई बस जुबानी नहीं हुई कि मोदी जी की मुर्दाबाद लगा दिया या शाह का मुर्दाबाद लगा दिया, ऐसा नारा ही नहीं लगा। ये मैं बहुत खुश था इस बात से। और यहाँ तक के जो कॉलेजेस में भी जुलूस निकाले लड़कों ने, लड़कियों ने, वो सारे के सारे नॉन वायलेंट थे। भले वो लेफ्ट पार्टियों की तरफ से आए हों, भगत सिंह नौजवान सभा की तरफ से आए हों, कहीं से आए हों, लेकिन दे सॉ टू इट
that there should be no aggression against individual leaders. हमारा झगड़ा सरकार की पॉलिसी के खिलाफ है, स्टेट के खिलाफ है। एंड आई थिंक सत्याग्रह का पहला असूल, दूसरा असूल सत्याग्रह का यह होता है कि आप कॉन्सिक्वेंसेस के लिए भी तैयार रहें। अब ये कठिन सवाल है कि दिल्ली में जब शाहीन बाग चल रहा था, तो दिल्ली में जाफराबाद में भी एक धरना चल रहा था, मौजपुर में चल रहा था, उसके इलाके यानी ईस्ट दिल्ली में, नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में चल रहे थे धरने। उस वक्त कुछ गलतियां हमसे हुई, हमसे माने जो इन आंदोलन को, इस कैंपेन को सपोर्ट कर रहे थे। गलती ये हो गई, वी शुड हैव एंटिसिपेटेड कि वहां पर ये क्रिमिनल आ गए हैं, पुलिस का सपोर्ट उनके पीछे है, स्टेट यानी केंद्र सरकार का सपोर्ट उनके पीछे है। अब उस वक्त के हमारे पास नॉन वॉलंटियर्स के हाउ टू इंटरवीन इन ए कन्फ्रंटेशनल सिचुएशन, उस पर हम कामयाब हो नहीं पाए। एंड यही निकला कि दंगा हुआ। दंगे में 53 लोग जो मारे गए, उसमें से 90% मरने वाले तो मुसलमान नहीं थे। और लेकिन फिर भी मैं 53 लोगों की मौत को मानता हूँ बुरी मौत थी, लेकिन उससे भी खतरनाक बात यह हो गई कि वो आंदोलन इस दिल्ली में बैठ गया, क्योंकि वो सारा का सारा जो दंगा था वो इट वाज डायरेक्टेड टू कर्ब द मूवमेंट। तो उसके बारे में मैंने एक बात रखी। उसी वक्त में जाफराबाद गया था, उसी में जब दंगा चल रहा था, उस वक्त लड़कियां करीब 1000 के करीब बैठी हुई थी धरने पे। तो उनसे मैंने 1 घंटे आधा घंटे के करीब बातचीत की, फिर मैं दंगाइयों के बीच में गया। लेकिन देन आई रियलाइज कि इट्स टू लेट, इनको हम रोक नहीं सकते, उनके अंदर जुनून पैदा हो गया है लोगों में। मैं हिंदू दंगाइयों की बात कर रहा हूँ जो सुन नहीं पा रहे थे, मुस्लिम दंगाइयों में भी किया, लेकिन उनमें कम से कम एक अपील मस्जिद की तरफ से निकल के आ गई थी कि भाई आप लोग नमाज के लिए आ जाएं और दंगा ना करें वगैरह वगैरह। लेकिन हिंदू दंगाइयों को कंट्रोल करने के लिए कोई नॉन वायलेंट ग्रुप नहीं था। मैं आई वाज टोटली इनफेक्टिव। आई रियलाइज्ड कि जब भी हम कोई बड़ा आंदोलन खड़ा करें तो ये मान के चलें कि उसकी मुखालफत, उसका विरोध करने के लिए वायलेंट अटैक होगा, और उस अटैक को रोकने की जिम्मेवारी वही नॉन वायलेंट तैयारी है। हम सिर्फ पुलिस पे भरोसा ना करें कि पुलिस ने नहीं किया, पुलिस ने नहीं किया, पुलिस तो नहीं करेगी। डॉक्टर त्रिपाठी, एंड आई थिंक वी नीड टू, इसमें एक बात और है कि हमारे खुद के भी लोग कई बार वायलेंट एक्ट्स कमिट करते हैं, जो कि नेचुरल है। ऑल थ्रू आउट हिस्ट्री वी हैव सीन, यू नो, एनी फाइट अगेंस्ट इनजस्टिस देयर विल बी some incidents, but I think उसकी तैयारी बहुत जरूरी है कि किस तरह से एक हमारी भी एक फोर्स हो शांति की, जो कि गांधी ने यहाँ साउथ अफ्रीका में गलतियों से सीखा। शुरू में गांधी ने सोचा था अरे सभी शामिल हो जाएंगे, यू नो, शुरू में उन्होंने भी सिग्नेचर कैंपेन जो किया, एक दो बार वो सक्सेसफुल हुआ तो उन्हें लगा कि सब लोग आ जाएंगे, बट एक्चुअली इट टुक इयर्स, कई साल उन्हें लगे उस पूरी एक जिसको कहते हैं ऑलमोस्ट पीस आर्मी तैयार करने की। कि जब बिग मार्च हुई साउथ अफ्रीका में उसके खिलाफ जो कानून थे, तो सब लोग अरेस्ट हो गए, टॉप लीडर्स इंक्लूडिंग गांधी। फिर भी वो मार्च चलती रही और वो नॉन वायलेंट तरीके से चलती रही। तो आई थिंक वो ट्रेनिंग बहुत जरूरी है, जो कि आई थिंक नहीं है। कई हद तक है। जैसे शाहीन बाग में लड़कियों ने बहुत अंडर एक्सट्रीम प्रोवोकेशन दे मेंटेन्ड काम। उतनी दूसरी जगह लड़कियों ने तो किया, लेकिन लड़कियों के साथ भी जुड़े हुए थे, उन लोगों ने उतनी, उनमें रेस्ट्रेंट नहीं था। तो आई कुड सी इट, but I think we need to be maybe a long term training is required, you know, constant training, जो कि अचानक से तो ओवरनाइट तो नहीं हो सकती है। डॉक्टर त्रिपाठी, इसमें एक चीज मैं और जानना चाहूंगी कि जो गांधी जी ने भी कहा और भी कुछ दुनिया में, जैसे कि डॉक्टर मार्टिन लूथर किंग जूनियर का भी कहना था कि जब आप पे अटैक होता है फिजिकल, जैसे आप पुलिस जो है वो अटैक कर रही थी एंटी सीएए प्रोटेस्टर्स पर, डंडों से हुआ या और चीजें, रबर पैलेट्स वगैरह से, तो कई लोग उससे क्या होता है कि घबरा जाते हैं। ऑब्वियस है, हम इंसान हैं, हमें चोट लगेगी तो हम घबराएंगे, डरेंगे भी, और वो फिर वापस नहीं आते। जब ऐसा कुछ हो जाता है उसके बाद फिर वो वापस नहीं आते। तो
उन लोगों को वापस लाने के लिए जो शांति पर काम कर रहे हैं लोग, वो क्या कर सकते हैं? जो एक डर बैठ जाता है लोगों के दिल में। डर तो बैठ जाता है, लेकिन वो डर खत्म भी हो जाता है। देखो, वही शाहीन बाग के लोग अंडर नॉर्मल कंडीशंस पुलिस वालों को वो अवॉइड करते थे कि यार कौन का मुंह लगे, जुलूस नहीं निकालो वगैरह वगैरह। लेकिन वही जब सीए का एक लड़कियां, शुरू में 200-300 लड़कियां सड़क पे आके बैठी कड़ाके की सर्दी में, रात में, फ्रीजिंग कोल्ड में, तो फिर वो हिम्मत आ गई। और कई लोग फिर जो अदरवाइज झिझकते थे कि हम फंस ना जाए, पुलिस हम पे या गुंडे हम पे टारगेट ना कर लें, तो वो लोग हिम्मत आ गई। तो अभी लगता है कि लॉकडाउन की वजह से जो आंदोलन सस्पेंड हुआ है और लोग डर गए होंगे। मेरा शाहीन बाग गया था, अच्छा, हालांकि उन लोगों से मेरी मुलाकात लेडीज से नहीं हो पाई, कुछ लड़कियां मिली, उनसे बातचीत हुई। अभी हिम्मत है लोगों। ये भी एक सच्चाई है कि जब हमारी द वेरी एग्जिस्टेंस इज अंडर थ्रेट, जब हमें लगता है कि भाई हमारा वजूद ही खत्म हो जाएगा, हमारा सब कुछ खत्म हो जाएगा, तो हिम्मत अपने आप भी आ जाती है। और सीए के अगर उसको समझा जाए कि ये कितना डीप है, कैसे ये पूरे कॉन्स्टिट्यूशन को, सिटीजनशिप, हर चीज को अटैक कर रहा है, तो आई थिंक हिम्मत अपने आप आ ही जाएगी। डॉक्टर त्रिपाठी, प्लीज आप अगर ब्रेक लेना चाहें, पानी पीना चाहें, प्लीज पीजिए, तब तक मैं कुछ प्रश्न यहाँ पे जो आए हैं उनको मैं पढ़ती हूँ। मनन जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैं देख रही हूँ कि आपका सवाल क्या क्या उसके पीछे एक थिंकिंग है, और मैं बिल्कुल आपसे अग्री करती हूँ कि जैसे आपने कहा कि एग्जाम्पल्स हैं प्रोफेसर साहब के, निशांत नाट्य मंच के, और भी बहुत से ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो काम करती आ रही हैं कम्युनलिज्म के अगेंस्ट, और फिर भी जो वो इतना मोमेंटम नहीं बना पाई हैं सोशल मूवमेंट का, जैसे कि इमरजेंसी के टाइम बना था। तो ऐसा मोमेंटम क्यों नहीं बन पाया है जैसा कि इमरजेंसी के टाइम बना था? इससे पहले कि डॉक्टर त्रिपाठी इसका जवाब दें, मैं जरूर कहना चाहूंगी कि एक हमने इंटरव्यू किया था रवीश कुमार जी के साथ, 2 भाग में है वो, और वो इसके काफी डिटेल में गए हैं। अगर आपको मौका लगे तो आप जरूर देखें, वो भी बेओबाब, रेडवुड एंड नीम का हिस्सा है, हिंदी में इंटरव्यू है 2 भागों में, और उन्होंने इसके बारे में डिटेल में बात करी है। पर डॉक्टर त्रिपाठी, एक तो ये प्रश्न है कि क्यों वो मोमेंटम नहीं बन पा रहा है जो कि इमरजेंसी के समय बना था। ऐसा है कि मोमेंटम तो काफी बन गया, और 3 किस्म से इस सवाल पर काम किया जा रहा है। पिछले साल हिंदुस्तान के जो दिल्ली यूनिवर्सिटी के टीचर्स थे, उन्होंने लगभग 2-2.5 महीने का रात दिन का धरना दिया। उसमें सैकड़ों टीचर्स लोग रोज शरीक होते थे। रात दिन का धरना था, पैरेलली चला वो जब ये शाहीन बाग चल रहा था। और उसमें वन ऑफ द मेजर डिमांड्स वाज कि भाई जो टीचर्स 10-12 साल से एड हॉक या टेम्परेरी हैं, उनको रेगुलर किया जाए। और दूसरा था कि ये जो रेजिमेंटेशन चल रहा है एकेडमिक इंस्टीट्यूशन में, कि अगर आप एक आरएसएस कैडर से जुड़े हुए हैं तो आप वाइस चांसलर बनाए जाओगे, आपकी तरक्की होगी, आपके नए नए अपॉइंटमेंट होंगे, और अगर आप इससे बाहर हो तो आप देशद्रोही होंगे। और जिन इंस्टीट्यूशंस में लेफ्ट या गांधीयन या प्रगतिशील सोच के लोग ज्यादा हैं, तो उनको क्रश कैसे किया जाए, ये मुद्दे। तो लेकिन मैं समझता हूं कि हिंदुस्तान में इस सवाल पर जेएनयू ने लीड किया, दिल्ली यूनिवर्सिटी के टीचर्स भी लीड कर रहे हैं, और सिर्फ जुड़ने की बात है कि इन सब आंदोलनों को जुड़ना चाहिए सीए के प्रोटेस्ट से। और वो काम मैं फिर समझता हूँ पिछले 1 बरस में उससे अधिक गंभीरता से हुआ है जो कि इमरजेंसी के खिलाफ हुआ था। हिंदुस्तान में इस वक्त ज्यादा चेतना है, ज्यादा इमरजेंसी से भी ज्यादा गंभीर सिचुएशन है ये। हिंदुस्तान का कैरेक्टर ऑफ द स्टेट हैज बिकम टोटली इंपीरियलिस्टिक, और कॉर्पोरेट इंपीरियलिज्म के हम गिरफ्त में मुकम्मल आ चुके हैं। उस वक्त इतने ज्यादा नहीं थे। कांग्रेस के पास या इंदिरा गांधी के पास 1.5-2 करोड़ लोगों का कैडर नहीं था, गुंडों का, कातिलों का, जो कि आज हमारे सामने चुनौती बन के खड़ा है। इसलिए मैं महसूस करता हूं कि आज की जो चुनौती, विकट चुनौती है, उसके
को देखते हुए हिंदुस्तान का जो यूथ है और हिंदुस्तान की ये जो लड़कियां हैं शाहीन बाग वाली, ये बहुत हिम्मत का काम कर रही हैं और इनकी ये दिस इज ए वेरी पॉजिटिव थिंग। इस वक्त हम एक बड़ी चूक कर गए। अच्छा। अभी पिछले लॉकडाउन में जी। 10 करोड़ मजदूर सड़कों पर आ गए। ये गांधी जी ने मार्च निकाला था मजदूरों को साउथ अफ्रीका में, जिसका आपने जिक्र किया। उस मार्च से सरकार को रंगभेदी कानून बदलने पड़ गए। 1 साल का कैंपेन था लगभग, वो 2013 में चालू हुआ, 2014 में सरकार को कानून बदलने पड़े। उसी तरीके से मार्टिन लूथर किंग ने वाशिंगटन मार्च निकाला था, 2 लाख लोग शरीक हुए थे उसमें। उस मार्च का असर ये पड़ा कि काले लोगों को वोट देने का हक देना पड़ा, सिविल राइट्स देने पड़े। हमारे देश के 10 करोड़ मजदूर सड़कों पे आ गए। अगर वो अपने गांव जाने की जगह 2 दिन के लिए रुक जाते और घेराव करते पार्लियामेंट का, प्रधानमंत्री का या मुख्यमंत्री का या डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का, तो हिंदुस्तान की तारीख बदलती। वो हमसे गलती हो गई क्योंकि हम मजदूरों को मोटिवेट नहीं कर सके, मोबिलाइज नहीं कर सके। आई थिंक इस वक्त हिंदुस्तान के अवाम और दूसरा किसानों का भी एक, मैं उसका थोड़ा बता दूं मसला क्या है। क्या हुआ कि 24 मार्च को लॉकडाउन चालू हुआ। लगभग उसी दिन से हिंदुस्तान के गेहूं की फसल की कटाई चालू हुई। हिंदुस्तान का आदमी कटाई के पैसे का भुगतान तब करता है जबकि अपनी फसल बेच लेता है, कुछ हिस्सा फसल का बेच लेता है। मंडी बंद थी। सरकार का फर्ज था कि सरकार गांव-गांव में जाके अनाज खरीदने के अपने केंद्र खोल दे। सरकार ने वो 1-1.5 महीने के बाद खोले और उसके ऊपर बंदिश लगा दी कि हम उन्हीं से गेहूं खरीदेंगे जिनके पास फला फला कागज होंगे, जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराएंगे। क्योंकि ट्रांसपोर्ट बंद था तो तहसील का अप्रूवल लेना बिकेम नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। नतीजा ये निकला कि आधे से ज्यादा किसान अपना अनाज सरकार के द्वारा घोषित मिनिमम सपोर्ट प्राइस से 10%, 20% कम पे बेचने के लिए मजबूर हो गए, तो लोकल व्यापारियों को भी देते फिरे। ये चीज तो किसानों का ग्रीवेंस, मजदूरों की बेरोजगारी और मजदूरों का मजबूर होकर सड़कों पे पैदल चलना, वो भी हफ्तों। इट वॉज सच ए टेरेबल थिंग। और अभी भी वो छाले खत्म हुए नहीं है। मैं समझता हूं कि प्रगतिशील लोगों को जो सांप्रदायिकता के सवाल पे, साम्राज्यवाद के सवाल पे काम कर रहे हैं या शिक्षा के सवाल पे काम कर रहे हैं, उनको इन अवाम से जुड़ने की जरूरत है। चाहे वो मनरेगा के सवाल के जरिए जुड़ लें, चाहे सीधे मजदूरों के रोटी रोजी के सवाल पे जुड़ लें, ये हमें करने की जरूरत है। बिल्कुल। और जहां हमारी गलतियां हुई हैं उनको एक्सेप्ट करना, उनको ये कहना कि हमसे हुई हैं वो गलतियां और उनको सही करना बहुत जरूरी है। मुझे ये भी लगता है कि इसमें जो हमारे प्रगतिशील लोग हैं उसमें जो आपस में अनफॉर्चुनेटली बदकिस्मती से जो झगड़े हैं, ईगो के हो गए, पर्सनालिटी के हो गए, वो भी अब एक तरफ रखना बहुत जरूरी है। अब ऐसा समय आ गया है कि जिसमें किसका नाम आया किसका नाम नहीं आया वो वाले झगड़े जो हैं, अब वो जरा काफी जिसको कहते हैं पेटी, उन्हें समझ के हमें एक तरफ रख के और काम करना जरूरी है। बेटी वो तो तेरी जनरेशन से मुझे बड़ी उम्मीद है। ये जो झगड़े वाले वो हमारी जनरेशन है। हमारे जैसे लोग हल्की सी आइडियोलॉजी में, ये सब उनकी सोच हमसे थोड़ी सी फर्क है। वो उनका एम्फेसिस इस चीज पे, हमारा एम्फेसिस इस पे। लेकिन तुम जैसी बेटियां जो हैं वो, उनमें समझदारी है, एक्सेप्टेबिलिटी है कि ठीक है भाई तुम्हारे में 4 चीजें हमसे मुद्दों पे आपका दृष्टिकोण फर्क है, लेकिन फिर भी कॉमन मिशन हमारा ये है एंड कॉन्सिक्वेंटली वी हैव टू एक्सेप्ट ईच अदर। वो थैंक यू। एडेप्टेबिलिटी बेटी उससे ये तो यू हैव टू लीड। आई एम वेरी प्लीज कि ये तुम जो कैंपेन चला रही हो वो उसी को एकता स्थापित करने के लिए कर रही हो। शुक्रिया। नहीं, आपकी ब्लेसिंग से हम काम करते रहेंगे। डॉक्टर त्रिपाठी, मैं आगे चलती हूँ। इसमें राधिका कह रही हैं कि शी इज हैप्पी टू नोट दैट दिस घेराव प्रोटेस्ट, आई एम हैप्पी टू से, इज हैपनिंग even though a little, not at all as significant as it should have been, but it is happening with the rations distribution being corrupted too. तो आई थिंक जगह जगह जो लोकलाइज्ड जो एक घेराव हो रहा है या प्रोटेस्ट हो रहा है वो हो रहा है, क्योंकि आई थिंक लोगों को खाने को नहीं मिलेगा, उनको राशन नहीं मिलेगा, तो आई थिंक लोग ऑर्गेनाइज हो रहे हैं, जो कि एक अच्छा साइन है।
इसमें एक सवाल आया है और डॉक्टर त्रिपाठी, जो कि आई थिंक इट्स द सेम पॉइंट जो आपने पहले एक उठाया, कि कैसे लिंक बिटवीन न्यू लिबरलिज्म या कंज्यूमरिज्म एंड कम्युनलिज्म, कैसे सांप्रदायिकता और जो नव उदारवाद की नीतियां हैं जिसमें सब चीज प्राइवेटाइज की जा रही है, कंज्यूमरिज्म को बढ़ावा दिया जा रहा है कि और चीजें खरीदो और चीजें खरीदो। तो ये मनन जी का कहना है कि हैज द इंक्रीजिंग कंज्यूमरिज्म मेड द मिडिल क्लास अ नॉन एंटिटी इन सोशल मूवमेंट्स which used to be a vanguard of revolutions? मैं इसका के बारे में कोई मेरी अंडरस्टैंडिंग नहीं है कि मिडिल क्लास हिंदुस्तान का एक्सपेंशन हुआ है 1991 के बाद। सिग्निफिकेंट एक्सपेंशन हुआ है मिडिल क्लास का, और वो मिडिल क्लास जो है वो जुड़ गई है एलीट क्लास से, कॉर्पोरेट क्लास से, और उन्हीं के इंटरेस्ट के लिए काम करती है। तो बल्कि उसमें त्रिपाठी में मैं ये भी कह सकती हूँ कि कई बार मिडिल क्लास सोचती है, उसको आई थिंक ये भुलावा है कि हम बहुत एलीट का हिस्सा हैं, क्योंकि यू नो बिकॉज ऑफ कंज्यूमरिज्म बेसिकली, यू नो वो जो जैसे वो इंडिया की एक क्लास नहीं होती थी अंग्रेजों के समय में, जो बाबू क्लास होती थी कि हम तो एज गुड एज द वाइट्स हैं। तो आई थिंक वो एक भुलावा भी मिडिल क्लास को है। वो है, वही है बेटी, वही है, वो खत्म नहीं हुई। दैट इज ट्रू, बिल्कुल तुमने सही मानसिकता की बात रखी है। जी मिडिल क्लास में 10-20% आदमी सेंसिटिव होता है, जो चीजों को सही पर्सपेक्टिव में समझने की कोशिश करता है अपने क्लास इंटरेस्ट को भूल के। लेकिन मेजोरिटी ऑफ द पीपल आर सेल्फ सर्विएंट, कि अपना ही हमारा फायदा हो जाए। तो लेकिन उसी में से तो निकल के आए ना, जो 20% की मैं जिक्र कर रहा था कि पिछले साल दिल्ली विश्वविद्यालय में टीचर्स की जो हड़ताल चली, विद्यार्थियों के भी आंदोलन चले कुछ जगहों पे, जादव यूनिवर्सिटी के बच्चे खड़े हो गए। ये सब ये मिडिल क्लास के ही लोग हैं जो एक सही मुद्दों पे काम कर रहे हैं। आई थिंक दे नीड टू गो टू द वर्किंग क्लासेस ऑल्सो, और हम जुड़ जाएंगे तो देन पीपल विल क्रिएटिव फोर्स। ट्रू एंड हियर आई वुड लाइक टू मेंशन कि हमारे एक इंटरव्यू है सबीन महमूद करके, एक कराची में एक ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट को मारा गया था। वो बहुत यंग थी, आई थिंक 40 साल की भी नहीं थी वो। उनको जब मारा गया था तो उनकी माँ उनके साथ कार में थी, और वो बलूचिस्तान में जो ह्यूमन राइट्स वायलेशंस हो रहे हैं उनके खिलाफ वो काम करती थी सबीन महमूद। तो जब उनकी माँ से पूछा गया बाद में, उनकी माँ को भी बुलेट्स लगी थी कि भाई अगर, और वो बहुत अच्छे खाते पीते घर से और ऐसे था उनका बैकग्राउंड, काफी पढ़े लिखे और ये सब। तो उनकी माँ से पूछा गया था कि क्या आपकी जो ये बच्ची की मौत हुई, वो जिस तरह की जिंदगी जीती थी, क्या आपसे अगर आज कोई पूछे कि वो किसी और तरीके से जीती, नहीं वो सब काम करती जो वो कर रही थी, तो आप क्या कहती? तो उनका कहना था कि मैं नहीं चाहती थी कि सबीन अपनी जिंदगी जैसे उसने जी उसके अलावा किसी और तरीके से जीती। तो आई डोंट थिंक, दिस इज ग्रेट लेडी, वाह। जी तो उनका ये कहना था कि क्लास से हर बार बात तय हो ये जरूरी नहीं है। आप अमीर होते हुए, आप पढ़े लिखे होते हुए, आपकी डिग्री होते हुए, आप मिडिल, लोअर मिडिल जो भी हो, अगर आपको ये बात क्लियर हो जाती है कि कोई चीज अन्याय है और गलत है, तो मुझे नहीं लगता कि वो फिर आपकी क्लास आपको रोक पाएगी उसको ज्वाइन करने के लिए। तो आई थिंक जरूरी है कि वो सही है। बात कन्वे हो जाए कि ये अन्याय है, गलत है, सीएए गलत है, कम्युनलिज्म गलत है, सांप्रदायिकता। डॉक्टर त्रिपाठी, अब मैं आपसे ये थोड़ा हम रैप अप करना चाहेंगे, क्योंकि एंड में हम लोगों को थोड़ी सी अपॉर्चुनिटी देंगे अपनी और बातें करने का। तो मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी कि अब जिस पड़ाव पर हम पहुंचे हैं भारत में संघर्ष में, उसका अब नेक्स्ट स्टेप क्या है? हमें क्या करना चाहिए? किस प्रकार से हमें संगठित होना चाहिए? और जब हम संगठित होते हैं तो किस प्रकार की एक्टिविटीज की जरूरत है कि सरकार वो सब चीजें खत्म करे या बंद करे जो वो कर रही है? मेरे ख्याल से इस वक्त लॉकडाउन का पीरियड चल रहा है। अनलॉकडाउन चालू तो हो गया है, लेकिन एक्टिविटीज काफी सबड्यूड है। तो इस वक्त 3-4 करेंट्स इवॉल्व होके आई हैं। एक तो ये करंट मजदूरों किसानों का मैंने जिक्र किया, ये गांव गांव में लोगों को रोजगार की तलाश है, मनरेगा इफेक्टिवली काम नहीं कर रही है।
तो वो दो धाराएं चल, एक सीए के सवाल पर जो देशव्यापी प्रोटेस्ट था उसको छोटा करके ना आके वो कैंपेन कम से कम उसने 2 लाख नई लड़कियां खड़ी की हैं इस देश में, जो एकेडमिक क्रेडेंशियल्स उनके भले ही कि वो पीएचडी वगैरह नहीं है, लेकिन भाई 12वीं पास, बीए पास, इस सामान्य पढ़ाई लिखाई की लड़कियां हैं, आर्थिक हैसियत उनकी बहुत कमजोर है, उसके बावजूद उनके अंदर एक जज्बा है टू राइज अगेंस्ट द इनजस्टिस ऑफ स्टेट। ये चीज खड़ी हुई है और वो कार्यकर्ता दिल्ली में तो कम से कम 20,000 की तादाद मेरा समझता हूँ कि दिल्ली में है वो, और उसमें कई कॉलेज में पढ़ते हैं, कई कॉलेज में नहीं पढ़ते हैं। तो ये हमारे लिए एक नेटवर्किंग की जरूरत है। और तीसरा, विद्यार्थियों का अभी आंदोलन ठप हो गया है मालूम पड़ता है, और हो सकता है 4-6 महीने लग जाएं, क्योंकि अगला सेमेस्टर चालू होने के आसार कम दिख रहे हैं। तो हो सकता है बाय दिसंबर फिर रेगुलर पढ़ाई का सेशन चालू हो, तो उसमें विद्यार्थी आंदोलन, छात्र आंदोलन, शिक्षक आंदोलन को पनपाया जाए। तो मैं समझता हूँ कि ये 3 धाराएं, किसान मजदूरों का आंदोलन, सीए वाला सवाल और ये विद्यार्थियों का आंदोलन। हालांकि मैं कश्मीर के सवाल को इग्नोर नहीं करना चाहता, गंभीर मसला है, और कश्मीर के लोगों ने भी बहुत नॉन वायलेंट तरीके से लास्ट ईयर प्रोटेस्ट किया। मैं जब गया था नवंबर के महीने में, तो कश्मीर में मैंने देखा था कि व्यापारी 11 बजे से 5 बजे तक एज ए मोड ऑफ प्रोटेस्ट, नॉन वायलेंट प्रोटेस्ट, दुकानें बंद रखते हैं। विद्यार्थी इम्तिहान दे रहे थे, 3-3, 4-4 महीने की क्लासेस मिस हो गई थी, फिर भी उन्होंने इम्तिहान दिया, और क्लासेस जानबूझ के भी मिस की उन्होंने कि भाई सरकार ने हमारे साथ नाइंसाफी की, हमारे राज्य का दर्जा घटा दिया वगैरह वगैरह। लिहाजा हम प्रोटेस्ट के रूप में, मैं लड़कों से मिला था, जब लड़कियों से भी मिला था उस वक्त, तब मुझे लगा था कि उनके अंदर भी वो नॉन वायलेंस का गांधी जज्बा है। तो हम इन सवालों को, ये जो अंडर करेंट्स है देश में जगह जगह पे, उनको एक सूत्र में बांधने की जरूरत है। सरकार रिप्रेसिव होगी, ब्रांड करेगी कि तुम टेररिस्ट हो, तुम इंटरनेशनल हो, लेकिन वो तो सब इंपीरियलिस्ट रिजीम हमेशा करते ही करते हैं। एंड आई थिंक हमेशा हमेशा करते हैं, और आई थिंक वी शुड आल्सो प्रीएम्प्ट। आई थिंक पहले से हमें भी सोच लेना चाहिए कि हाँ ये बोलेंगे, अब ये वो करेंगे, क्योंकि वो हिस्ट्री से सिर्फ हम ही नहीं सीखते हैं, वो भी सीखते हैं। तो एक तो एक प्रश्न ये है डॉक्टर त्रिपाठी, is it possible to take a U-turn or will the slide continue? Take a U-turn? आई थिंक वो पूछना चाह रहे हैं कि क्या जो जितना खराब स्थिति हो चुकी है, क्या वो बदल पाएगी? आपको लगता है कि अब हम ऐसे पॉइंट पे पहुंच गए हैं जहां से वापस आया जा सकता है या नहीं? वापस तो आना ही आना है, सकता की बात ही नहीं है। When the fundamental democratic rights of the people are curtailed, जैसे कश्मीर में हुआ, जैसे हिंदुस्तान के करोड़ों मजदूरों के साथ हुआ, उनके फंडामेंटल राइट था उनका टू सर्वाइव, टू ट्रैवल इन गवर्नमेंट बसेस एंड गवर्नमेंट ट्रेन्स, उनका फंडामेंटल राइट ही कभी कर दिया आपने, दे हैव टू राइज। इसका कोई मतलब उम्मीद की बात नहीं है, दिस हैज टू हैपन, आज नहीं होगा कल होगा, एफर्ट हैज टू कंटिन्यू। बिल्कुल। तो ये आराधिता ने बड़ा अच्छा एग्जाम्पल दिया, जो वो पहले बता रही थी ना कि कहीं घेराव हो रहे हैं, लोग जो हैं वो ऑर्गेनाइज हो रहे हैं, तो उन्होंने इसमें लिखा है, स्पेसिफिक एग्जाम्पल दिया है कि मेदिनीपुर वेस्ट बंगाल में कुछ लोगों ने किया है, एक IISc स्टूडेंट ने मालदा में विलेजेस में प्रोटेस्ट किया है। तो आई थिंक जगह जगह छोटे छोटे प्रोटेस्ट आपस में आ रहे हैं। आई थिंक इम्पोर्टेंट बात यह है कि कैसे इन सबको ऑर्गेनाइज किया जाए, एक बड़े सिविल डिसोबीडियंस जैसी स्थिति कैसे हो। तो आई थिंक वो जरूरी है। और सिविल डिसोबीडियंस का जो एक पूरा तरीका होता है, डॉक्टर त्रिपाठी आप ज्यादा जानते हैं, वो उसको समय लगता है ना, ऐसे जल्दी से नहीं होता है। नहीं, लेकिन उसमें एक बात है बेटा, सिविल डिसोबीडियंस के बारे में गांधी जी ने बड़े सलीके की बात की। जब चंपारण सत्याग्रह चलाया उन्होंने, तो उन्होंने कहा हम चंपारण सत्याग्रह चंपारण के किसानों की ताकत पे ही चलाएंगे,
बाहर से किसी को नहीं आना है कि नेहरू जी आ गए और वहां पे कैंपेन करने लग गए और दूसरे आ गए। आना है तो 1-2 दिन के लिए विजिट करने आ जाओ, देख जाओ, थोड़ी बहुत मदद कर जाओ तो कर जाओ, लेकिन द कैंपेन हैज टू कंटिन्यू एट द स्ट्रेंथ ऑफ द लोकल पीपल। उसी तरीके से साउथ अफ्रीका का भी आप विचार करो। गांधी जी की क्रिटिसिज्म इस बात के लिए की जाती है कि साहब उन्होंने काले लोगों का आंदोलन नहीं उठा खड़ा किया। वो एक जायज और गंभीर क्रिटिसिज्म हो सकती है, वो अपनी जगह है, लेकिन गांधी का कहना यह था कि मेरे दिमाग में जो इस वक्त मेरा जो कन्फ्रंटेशन हुआ है वो रेसिज्म अगेंस्ट इंडियन कम्युनिटी, जो बाहर से मजदूर बन के यहाँ आए हैं लोग, उनके साथ जब उनके गिरमिट का पीरियड खत्म हो गया और उनके ऊपर आपने बंदिशें लगा दी, तो हमारा एक लोकल है एंड तादाद हमारी भले 3% है और हमारी जो गोरे हुकूमत करने वाले उनकी 18% है, रिसोर्सफुलनेस है, उनके पास खेत है, उनके पास संसाधन है, हुकूमत है। बट ऑन द स्ट्रेंथ ऑफ दीज 3% मजदूर वर्ग के हिंदुस्तानी, वी शुड बी एबल टू फाइट अगेंस्ट कलर डिस्क्रिमिनेशन। ये गांधी की पोजीशन थी। तो मैं समझता हूं कि सत्याग्रह के या सविनय के आंदोलन को जो लोकल पॉकेट्स में ये बेटी बता रही हैं कि जगह जगह पे देश में आंदोलन चल रहे हैं, आई थिंक उन आंदोलन वालों को अपने बूते पर अपने लोकल इश्यूज की ताकत पर और सच्चाई की ताकत पर खड़े होने की जरूरत है। दे हैव टू। जो ये लोकल जो जगह स्पार्क्स फैलेंगी, वो अगर बहुत जगह फैल जाएं तो फिर उनको कंटेन करना मुश्किल हो जाएगा और बदलाव जरूर आएगा। डॉक्टर त्रिपाठी, मैं जरूर चाहूंगी कि हमारे जो लोग हैं सब, वो आपके गाना भी सुने। तो मैं वो गीत आप गाएं, इससे पहले मैं एक चीज सबको बताना चाहूंगी और वो ये है कि ये एक हिटलर की कही हुई बात है। हिटलर ने कहा कि प्रभावी प्रचार, क्या लोग देख सकते हैं? डॉक्टर त्रिपाठी, आप देख सकते हैं कि ये जो स्लाइड आई है? हाँ 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 हाँ। अच्छा, तो हिटलर ने कहा कि प्रभावी प्रचार कुछ बातों तक ही सीमित होना चाहिए और नारों में इन्हीं बातों को बार बार कहना चाहिए जब तक कि जनता का हर सदस्य उस बात को न मान ले जो आप उससे मनवाना चाहते हैं। तो जो हमारी घृणा की थिंकिंग है, लोगों को आपस में बंटवाने की थिंकिंग या पॉलिटिक्स है, वो तभी सफल हो सकती है जब लोगों की इंटेलिजेंस को खत्म कर दिया जाए, उनकी जो सोचने की सही कह रही शक्ति है। है। तो ये जी हिटलर जी, की बिल्कुल बात, बिल्कुल बिल्कुल। जी, तो ये हिटलर की बात हमें ध्यान रखनी चाहिए कि हिटलर कह रहे हैं कि यू शुड ओनली कॉन्सेंट्रेट ऑन अ फ्यू पॉइंट्स। अगर तुम्हें अच्छा प्रोपेगेंडा करना है तो कुछ ही पॉइंट्स को बार 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 कहो। तो हम देखेंगे कि सरकार जिन पॉइंट्स को बार बार रिपीट करती है वो वही है, मुसलमान, पाकिस्तान, ये 3-4 बातें होती हैं जिनको बार 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 रिपीट किया जाता है। और इस चीज को हमें जो है गांठ बांध लेना चाहिए कि वो ये करेंगे। इसीलिए अगर हम शांति पे काम करना चाहते हैं, दुनिया को बेहतर बनाने का काम करना चाहते हैं, तो हमें इसके अगेंस्ट काम करना होगा। और वो काम ये है जो डॉक्टर त्रिपाठी ने बताया कि हम इकोनॉमी पे बात करें, जॉब्स पे बात करें, खेती का जो नुकसान हो रहा है उस पे बात करें, जो लॉकडाउन हुआ और लोगों का इतना नुकसान हुआ, जो बेचारे गरीब अपने छोटे गांवों और शहरों में गए, उनके बारे में बात करें। तो हम ये काम करें कि हम लोगों की इंटेलिजेंस बढ़ाएं, क्योंकि जो जो कॉम्युनल फोर्सेस हैं वो लोगों की इंटेलिजेंस को कम कर रही हैं। वो सिर्फ 1-2 पॉइंट्स पे बात करती हैं और फिर कुछ नहीं होता उनका। तो इसी बात पर मैं डॉक्टर त्रिपाठी आपसे ये जानना चाहूंगी कि एक गीत आपने अभी लिखा, हालांकि और भी लोगों ने, 1-2 लोगों ने कुछ और गीतों की भी फरमाइश करी है, क्योंकि सब जानते हैं कि आपकी कितनी अच्छी सुंदर आवाज है। पर मैं ये इस पर्टिकुलर गीत की इसलिए चर्चा कर रही हूँ क्योंकि आपने अभी अभी लिखा है नया, और इससे पहले कि आप वो गीत गाएं, मैं आपसे जानना चाहूंगी, एज अ फिजिक्स प्रोफेसर, आप फिजिक्स के प्रोफेसर रह चुके हैं, फिजिसिस्ट हैं आप ये बताएं कि सूरज क्या करता है? जो सूरज का आपने मेंशन किया है गाने में, जरा सूरज के बारे में हमें बताएं। ऐसा है कि आमतौर पे अपन घरों में आग जलाते हैं तो उसको केमिकल रिएक्शन कहते हैं, लकड़ी जलाते हैं, गैस जलाते हैं।
तो उसमें न्यूक्लियर रिएक्शन नहीं होता। न्यूक्लियर रिएक्शन वो होता है कि जिसमें के दो न्यूक्लियाई, अलग अलग प्रकार के न्यूक्लियस मिलते हैं, एक दूसरे में मर्ज कर जाए, उनका वजन घट जाए। जितना वजन घटता है उससे एनर्जी पैदा होती है, यानी वजन जितना घटता है उतनी mc² एनर्जी पैदा होती है। सूरज में गर्मी का जो रोशनी का या गर्मी का जो स्रोत है वो न्यूक्लियर रिएक्शन है, यानी वजन घटता है सूरज का, रोज वजन घट रहा है, उतनी mc² एनर्जी वो दे रहा है। ये मुख्य बात ये है। तो मेरा कहना उसी पर वो, तुम उसी गजल की आप बात कर रही हैं, उसी को सुना दूं क्या? जी जी बिल्कुल डॉक्टर त्रिपाठी, मैं उसी गजल की बात कर रही हूँ। और मैं ये लोगों को बताना चाहती हूँ कि डॉक्टर त्रिपाठी एक ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने अपनी एजुकेशन, अपनी प्रिविलेज यूज करी है कुछ अच्छा करने के लिए। तो उनका जो फिजिक्स का जो उनकी डिग्री है वो सिर्फ डिग्री तक नहीं, वो लोगों को समझाने में भी यूज हो रही है। तो प्लीज डॉक्टर त्रिपाठी, आपका स्वागत है कि आप ये गीत गाएं प्लीज। बेटी ऐसा है कि ये गजल जो है वो 3 अंतरे की है। अगर समय कम हो तो मैं को एक ही अंतरा सुना दूं उसका, जैसा कहो। नहीं नहीं नहीं, प्लीज आप पूरा सुनाएं, समय की कोई कमी नहीं है जी। जिस वजन से कदम लड़खड़ाने लगे, उस वजन को कभी सर पे लाना नहीं। रोशनी जिनसे आँखों की जाती रहे, उन चरागों को हरगिज जलाना नहीं। जिस वजन से कदम लड़खड़ाने लगे, जितना सूरज घटाता है अपना वजन, उतना ही उजाला वो दुनिया को दे। बिन घटाए वजन बारिश दे सके, बिन घटाए वजन बारिश दे सके। ऐसा बादल किसी ने बनाया नहीं, जिस वजन से कदम लड़खड़ाने लगे। ख्यालों से खाली जहन हो तभी फूटती है सच्चाई की ताजा किरण, जिसके जरिए हकीकत को देख सको। ऐसा चश्मा किसी ने बनाया नहीं, जिस वजन से कदम लड़खड़ाने लगे। आखिरी शेर है, जुल्म शोषण से बढ़कर, जुल्म शोषण से बढ़कर अंधेरा नहीं। काले कानून ही उसके औजार हैं, उनको ना कहने की खुद में ताकत भरो। कैद खानों से भी खौफ खाना नहीं, जिस वजन से कदम लड़खड़ाने लगे। वाह वाह डॉक्टर त्रिपाठी, वाह क्या सुंदर आपने गाया है और कितनी सुंदर कविता है, गीत भी और आवाज भी बहुत ही सुंदर। इससे पहले कि हम 2-4 बातें और करें, हमारे पास करीबन 15-20 मिनट हैं, मैं ये बताना चाहूंगी सबसे कि आप हमें बाद में भी प्रश्न भेज सकते हैं। अब जरूरी नहीं है कि आप, अगर अभी आपके दिमाग में कोई चीज नहीं आ रही है, यू कैन ऑलवेज सेंड अस बाय ईमेल, ईमेल आप कर सकते हैं। और हम डॉक्टर त्रिपाठी के साथ अंग्रेजी में भी वेबिनार करेंगे,
जो कि है 1 अगस्त को। आप हमारे पूरी लिस्ट देख सकते हैं वेबिनार्स की और इंटरव्यूज की हमारी वेबसाइट पर, या मुझे आप ईमेल कर सकते हैं, या आप फेसबुक पे जा सकते हैं। साथियों, मैं सबसे ये जरूर अपील करना चाहूंगी कि जब ये वेबिनार खत्म हो अगले 15-20 मिनट में, तो आप प्लीज ये भूलिएगा मत कि आपने ये वेबिनार अटेंड करी है। आप जाके जरूर पीस विजिल की वेबसाइट, फेसबुक वगैरह पर जाके देखें क्या काम है, किस काम का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जो कि फ्री चैनल है, तो उससे काफी फायदा रहता है, क्योंकि आपको लगातार पता चलता रहता है कि हम क्या काम कर रहे हैं। आप हमें लाइक भी कर सकते हैं फेसबुक पर। ये सब चीजें आई होप कि आप भूलेंगे नहीं, क्योंकि ये सब जरूरी है। हमको शांति का काम मिलकर करना है, साथ करना है, आपके बिना ये नहीं हो पाएगा। डॉक्टर घनश्याम जी कह रहे हैं अपने गुरु जी से कि गुरु जी, चरण स्पर्श आपका गीत बहुत बहुत अ, शुक्रिया। आपका गीत दिल से नफरत के अंधेरों को मिटाओ लोगों, जिंदगी प्यार के फूलों से सजाओ लोगों, अपने घर में जलाते हो खुशी के दीपक, घर से बाहर भी एक दीप जलाओ लोगों। वो याद कर रहे हैं कि आपका कितना सुंदर गाना है। मैंने आपको कई बार गाते हुए सुना है। बेटा बेटा वो गाना मेरा नहीं है, वो अच्छा। हमारे गांव में रेलवे स्टेशन था, तो हकीम जबीन हकीम करके एक लड़की थी, अच्छा। स्टेशन मास्टर की वाइफ थी, और वो बहुत गजब की, गांव में रहते हुए वो गजलें लिखती थी, उसकी गजल है। और मैंने जब उसको सुना तो मैंने कहा कि एक धुन पे मैं गा दिया। मैंने मेहंदी हसन की गजल थी, उसकी धुन पे मैंने उसकी वो गाना दिया, उसकी गाना। लेकिन हाँ, तुमने अच्छा याद दिलाया, उसका कहो तो 1-2 लाइन सुना दूं, ये जो तुमने प्लीज सुनाया। प्लीज, मैं तो कहने ही वाली थी, अब ये तो बहुत ही अच्छा हो गया। यू वो यू गुजर गई, वो गुजर गई बेचारी लड़की, ओ, छोटी उम्र में, करीब 35 साल 40 साल की उम्र में गुजर गई। अच्छा। बहुत अच्छी थी जबीन, बहुत ही गजब की पेंटर थी। दीवार पर उसने जो ताजमहल की तस्वीर बनाई थी कोने में, बहुत ही मतलब बेमिसाल थी। तो उसी को याद करते हुए मैं दो उसी की शुरू की 2 लाइनें। दिल से नफरत के अंधेरों को मिटाओ लोगों, जिंदगी प्यार के फूलों से सजाओ लोगों, दिल से नफरत के अपने घर में तो जलाते हो खुशी के दीपक, घर के बाहर भी कोई दीप जलाओ लोगों, जिंदगी प्यार। बहुत बहुत शुक्रिया। वाह, बहुत ही सुंदर। डॉक्टर त्रिपाठी, अगर आप फिजिसिस्ट नहीं होते तो शायद जरूर आप बॉलीवुड में प्लेबैक सिंगर होते। अरे क्या बात कर रही बेटी, आपकी आवाज अरे बहुत प्लेस। अच्छा डॉक्टर त्रिपाठी, एक किसी ने सवाल पूछा है, और आई थिंक इसका जवाब आपने पहले से दे दिया है, बट आई थिंक रिएट्रेट करना अच्छा रहेगा। त्रिपाठी सर, मुनसरिम मोहसिन साहब कह रहे हैं, Tripathi sir, with all the anti-CAA activists being roughed up and ending up in jail every now and then by the state, do you think the next protest, whenever it will be, will have large numbers of people? बेटी रिप्रेशन तो हुआ है और उसका एक नेगेटिव असर पड़ता है, लेकिन जिस मैं घूमा फिरा हूँ और जो जज्बा देखा है मैंने शाहीन बाग के लोगों का, वो टूटी नहीं है, वो टूटेगी नहीं। उनके पीछे सच्चाई की ताकत है, कन्विक्शन की ताकत है, और सरल लोग हैं बिल्कुल, कोई छल कपट नहीं है। इट विल नॉट बी इजी फॉर द गवर्नमेंट टू, कितने लोगों को जेल में डालेंगे, ठीक है, बहुत सारे एक्टिव उनके लीडर्स को पकड़ लिया है, लेकिन दे विल हैव टू, द गवर्नमेंट विल हैव टू, क्योंकि कई पॉलिटिकल पार्टीज, कई राज्य एनपीआर को लागू करने के लिए मना कर रहे हैं।
एनआरसी से सरकार खुद पीछे खिसक रही है। ये इम्पैक्ट इसका हल्का नहीं है। एंड आई एम प्रीटी श्योर कि जब ये रिज्यूम होगा बाय द एंड ऑफ दिस ईयर, सीए के सवाल पर मूवमेंट खड़ा होगा, ज्यादा फेरोसिटी से ज्यादा ताकत लेके खड़ा होगा। जी। सो डॉक्टर त्रिपाठी, मैं इसको अब वाइंड अप करना चाहूंगी। मैं आपने जो जो बातें कही उन्हीं के 5-6 पॉइंट लोगों को रीइटरेट करती हूँ। अगर मुझसे कुछ छूट जाता है तो आप प्लीज मुझे रिमाइंड करिएगा। जी। तो पहली बात तो ये है कि घर से जो परवरिश मिलती है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप कुछ और नहीं कर सकते, आप किसी पॉलिटिकल उसमें नहीं शामिल हो सकते, कोई भी वजह हो सकती है, आपका जॉब खतरे में हो सकता है, आप जो भी है, तो कम से कम जो आप कर सकते हैं वो है कि जो घर में आप परवरिश दे रहे हैं अपने बच्चों को, अपने ग्रैंड चिल्ड्रन को, अपने आसपास पड़ोसियों को, वो बहुत बड़ा जिसको कहते हैं हथियार बनकर सामने आएगा। हम देखते हैं डॉक्टर त्रिपाठी की खुद की परवरिश की वजह से ही वो दिल्ली आईआईटी लखनऊ में रहे, वो और भी झांसी वगैरह में पढ़े, आगरा में, वहां पे वो आरएसएस से इन्फ्लुएंस नहीं हो पाए, उसके विरुद्ध ही उनकी विचारधारा रही। तो अगर हम कुछ और नहीं कर सकते तो कम से कम हम अपने घर में विचार अच्छे दे सकते हैं, अपने अपने परिवार में और अपने पड़ोस में, और ये एक बहुत बड़ा हथियार है, ये कोई छोटी बात नहीं है। दूसरी चीज, स्कूल में तो डॉक्टर त्रिपाठी ने अपने टीचर का मेंशन किया और अपने पिताजी के टीचर का भी मेंशन किया जो कि कुश्ती के टीचर थे। तो स्कूल की एक बहुत बड़ी भूमिका है। अनफॉर्चुनेटली हमारे स्कूल इंक्रीजिंगली कम्युनल होते जा रहे हैं, हमारे सिलेबस कम्युनल है, हमारी टीचर्स को कम्युनल बनाया जा रहा है। तो अगर आप खुद टीचर हैं, चाहे वो दिल्ली यूनिवर्सिटी में हो, चाहे दिल्ली के स्कूल में हो, किसी जगह पर भी आप टीचर हैं या आप ट्यूशन भी लेती हैं या लेते हैं, तो आप एक बहुत बड़ा रोल अदा कर सकते हैं। टीचर का रोल बहुत बड़ा होता है सही आइडियाज देने में, एंटी कम्युनल आइडियाज देने में। तीसरी चीज ये है, डॉक्टर त्रिपाठी की बात से आया कि जस्ट बिकॉज कोई गांधीयन है, कह रहा है मैं गांधी जी को फॉलो करता हूँ, कोई कम्युनिस्ट है मैं कम्युनिस्ट को फॉलो करता हूँ, कोई जरूरी नहीं है कि वो है। क्योंकि कई बार हम लोग ऐसे लोगों से मिलते हैं जो सामने से कुछ और होते हैं, अंदर से कुछ और होते हैं। तो आप लोगों के कर्म से उन्हें जाने, सिर्फ उनके कहने से नहीं। क्योंकि जैसा डॉक्टर त्रिपाठी ने देखा, बहुत से ऐसे लोग थे जो सामने से बहुत अच्छे और प्रेम और ये सब की बात करते थे, जब असल में एंटी कम्युनल किसी काम के लिए डॉक्टर त्रिपाठी उनके पास गए तो उन्होंने या तो मना कर दिया या उनकी कम्युनलिज्म सामने आ गई, सांप्रदायिकता। तो ऐसे लोगों से दूर रहें। जस्ट बिकॉज कोई भगत सिंह का नाम लेता है या कोई शांति का नाम लेता है, जरूरी नहीं है कि वो अच्छा काम कर रहा है। उसका काम देखें, ये जरूर चेक कर लें कि उसकी कोई एफिलिएशन बीजेपी और इसके साथ ना हो। फिर एक डॉक्टर त्रिपाठी ने बहुत सुंदर बात करी कि बेगार नहीं करनी है। ये गांधी जी का एक, उनके जो कुछ पॉइंट्स थे उसमें से एक था कि बेगार के खिलाफ लड़ाई लड़नी। इसका मतलब क्या है? अगर आज की स्थिति में से देखें तो हमें आर्थिक न्याय की लड़ाई लड़नी है। सही कह रही हूँ मैं डॉक्टर त्रिपाठी कि आर्थिक? बिल्कुल सही, बिल्कुल सही बेटी। बेगार कहते हैं, बेकार नहीं, बेगार कहते हैं उसे। जी, बेगार, बेगार। तो बेगार जो है उसका जो आर्थिक जो नीतियां हमारी सरकार आज हम पर थोप रही है, जिसमें लोग जो हैं वो 13-13, 14-14 घंटे, 20-20 घंटे काम कर रहे हैं एक कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर, उनको कुछ नहीं मिल रहा है। उसका फायदा किसको हो रहा है? उसका फायदा जो बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं उनको हो रहा है। और अगर हम वो आर्थिक न्याय की लड़ाई नहीं लड़ेंगे तो हमेशा सांप्रदायिकता जीतेगी। तो सांप्रदायिकता और जो आर्थिक जो इनजस्टिस है, अन्याय, उसके बीच का लिंकेज डॉक्टर त्रिपाठी ने बहुत ही सुंदर तरीके से समझाया है। फिर बात ये आ रही है कि संगठित होना जरूरी है। वो आप कौन से लोकल लेवल पर संगठित हो या आप एक नेशनल लेवल पे हो, वो आप पर है। पर वो साथ आना, इकट्ठा होना, वो बहुत जरूरी है। क्योंकि जो टूटे हुए बिखरे हुए लोग होते हैं वो जीत नहीं पाते हैं। तो एक उसकी बहुत जरूरी है जरूरत। और आई थिंक एंड जो मुझे लग रहा है, जितना मुझे समझ में आया है, कि जरूर पढ़ें लिखें, जरूर इतिहास के बारे में जानें, जरूर अपने आसपास क्या हो रहा है इसके बारे में जानें। उसको जाने बगैर आप सशक्त नहीं हो सकते हैं आरएसएस जैसी
संगठनों से लड़ने के लिए। और एंड में आई थिंक डॉक्टर त्रिपाठी का जो ओवरऑल वो है वो यही है कि अगर हमें सच में जीतना है तो वो हम इकट्ठे शांतिपूर्ण तरीके से ही जीत सकते हैं। शांतिपूर्ण का मतलब ये नहीं है कि हम कुछ बोले ना, शांतिपूर्ण का मतलब थोड़ा सा इसको एंड में डॉक्टर त्रिपाठी मैं आपसे जानना चाहूंगी, क्योंकि कई लोग सोचते हैं कि नॉन वायलेंस मीन्स कि भाई हम कुछ बोलेंगे नहीं, क्वाइट हैं, हम किसी के शोषण का हिस्सा नहीं बन रहे, मगर हम कुछ बोलेंगे भी नहीं, हम तो वी आर वेरी पीसफुल पीपल। तो उसका थोड़ा सा आप प्लीज थोड़ा सा और बताएं, और फिर अगर मेरे से कुछ मेरा कहना ये जी। नहीं, बहुत बेटे, यू हैव समड अप एवरीथिंग सो वेल। अहिंसा के सवाल पर या शांति के सवाल पर मेरा पोजीशन ये है कि सच्ची बात इस वक्त कहना माने स्टेट की जो डोमिनेंस है, स्टेट का जो रिप्रेशन है, उसके खिलाफ सच्ची बात कहने की ताकत ही अहिंसा कहलाती है। अगर आप बोलेंगे ही नहीं, अगर आप उसको कंडोन करेंगे, तो आप फिर तो जुल्म का हिस्सा है। अहिंसा के माने ही ये होता है, अहिंसा इज ए मोड ऑफ प्रोटेस्ट, इज ए मोड ऑफ assertion ऑफ ट्रूथ। इस वक्त जो स्टेट है वो रिप्रेसिव है, स्टेट अथॉरिटेरियन है, और उसको डेमोक्रेटिक बनाना, उसको अकाउंटेबल बनाना, ये अहिंसा का पहला कदम। डॉक्टर त्रिपाठी, बिल्कुल ये एक अच्छा एक तरीका है समझने को नॉन वायलेंस को, कि ये कोई इट इज नॉट द वर्क ऑफ वीक पीपल और पीपल हु आर नॉट ब्रेव, इट्स एक्चुअली अ वेरी ब्रेव थिंग टू डू। और सर बहुत सी तारीफ आ रही है, मैं सब तो नहीं पढ़ूंगी क्योंकि सब लोग बहुत तारीफ कर रहे हैं, उन्होंने बहुत कुछ सीखा है। मैं अंत में सबसे ये कहना चाहूंगी, यहाँ मैं एक स्क्रीन शेयर कर रही हूँ सबको याद दिलाने के लिए। पहली स्क्रीन पर हम आते हैं, इसमें कहा गया था कि जब जुल्म इतना बढ़ जाए कि कोई चारा नजर नहीं आए, तो हमें सबसे बड़ी जो आपकी ताकत है उसे पहचानना चाहिए। क्या है वो ताकत? इतिहास को देखें, दुनिया में और आसपास देखें, आखिर क्या है वो ताकत। इस वेबिनार में होने वाली बातचीत से जाहिर हो जाएगा कि वो क्या है। तो क्या वो ताकत जाहिर हो गई है? पीपल प्लीज राइट इन योर कमेंट्स। डॉक्टर त्रिपाठी, क्या है वो ताकत? बेटी, कुल मिला के ताकत बगैर बनावट के सच्ची बात कहना, इस बात को जानते हुए कि हॉस्टाइल एटमॉस्फेयर है और आपकी पिटाई हो सकती है, आपको बुरा कहा जा सकता है, आपको गद्दार कहा जा सकता है, डिस्पाइट ऑल दिस, ये सच कहने की जो ताकत है ये भगवान ने इंसान में दी है। और खासतौर से जो आदमी ईमान की रोटी खाता है उसके अंदर ये आत्मा की ताकत कह लो आप इसको, दिस स्ट्रेंथ इज देयर इन ह्यूमन बीइंग्स। बिल्कुल। तो दिस स्ट्रेंथ, या इन अदर वर्ड्स एक टर्म हम इसे दे सकते हैं, वो है सत्याग्रह, कि सत्य को आग्रह, सत्य का आग्रह करना, कि इंसिस्ट ऑन पीस, कि ये पीस जो नॉट पीस, आई मीन यू नो ट्रूथ, एंड ट्रूथ इज इन द एंड पीसफुल, यू नो, सो लव, ट्रूथ एंड दीज थिंग्स। तो हम सबसे इजाजत लेना चाहेंगे, और कभी अगर आपको निराशा लगे तो हमारे गीत सुनिए, चैनल पर प्लेलिस्ट है, उसमें बहुत से गीत हैं, और अगर कोशिश हम ये करेंगे कि डॉक्टर त्रिपाठी के भी हम कुछ गीत उसमें डालें। तो हिम्मत ना हारें, हम सब मिलकर इस दानव को, जो कि सांप्रदायिकता है और ऑल्सो यू नो जो नव उदारवाद की नीतियां हैं, जो भी इकोनॉमिक इनजस्टिस है, इन सब दानवों को हम हरा सकते हैं, क्योंकि हमारे पास सच्चाई का जो सबसे बड़ा हथियार है वो है, और हमारे नंबर बहुत बड़े हैं। हम अब सरकार और जो तंत्र जो है, जो ये खराब चीजें कर रहा है, वो बहुत छोटा नंबर है, हम लोगों का नंबर ज्यादा बड़ा है। तो हमारी ये भी बहुत बड़ी स्ट्रेंथ है। तो आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, खास तौर से डॉक्टर त्रिपाठी का और उनके घर वालों का। तरफ से बेटे सबको नहीं कि आपके घर वालों का भी, कि उन्होंने आपको 2 घंटे हमसे बैठकर बात करने दी। बहुत बहुत शुक्रिया।
और जो लोग यहाँ लिख रहे हैं, ओमवीर सिंह जी लिख रहे हैं कि थैंक्स डॉक्टर त्रिपाठी सर एंड शीरी एंड समीर, और भी जिन लोगों ने लिखा है, नीलिमा जी ने लिखा है, इसलिए राह संघर्ष की हम चलें, जिंदगी आंसुओं में नहाई ना हो, और भी बहुत बहुत से लोग लिख रहे हैं, तारीफ कर रहे हैं वेबिनार की। मैं सबका फिर से धन्यवाद करती हूँ, और मैं बस ये कहना चाहती हूँ कि डॉक्टर त्रिपाठी जैसे लोग हैं, उनको अगर आप सच में इज्जत देना चाहते हैं उनके काम के लिए, जो उन्होंने दशकों से ये काम किया, तो इज्जत देने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि आप उस काम को जारी रखें। यही सबसे बड़ा उनको जो है हमारा धन्यवाद होगा। उनकी उनकी हमें दुआएं मिलेंगी कि हम वो काम जारी रखें, कि हम सावरकर और गोलवालकर की प्रतिमाएं जो लगाई जा रही हैं, उसका सबसे बड़ा तोड़ यही है कि हम शांति का काम जारी रखें। और प्लीज आप हमें भूलिएगा मत, हमारे आगे जो वेबिनार्स हो रहे हैं, अब जो अगला है 18 तारीख को सूफी और भक्ति पोएटिसिस पर है, 25 तारीख को फिर गदर मूवमेंट पर है, 1 अगस्त को डॉक्टर त्रिपाठी के साथ अंग्रेजी में है, और उसके बाद फिर हम ये सुभाष चंद्र बोस पर है। तो प्लीज आपको देखें लिस्ट, फेसबुक पर हमें जरूर लाइक करें, रिव्यू छोड़ें, हमें ईमेल भेजें, आप सबसे सुनकर हमें बहुत अच्छा लगेगा। और डॉक्टर त्रिपाठी, लव यू वेरी मच, थैंक यू सो मच। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।